तो कह रहा है यार ये ना मेरा 75 साल का विजन है। अच्छा। हाँ सही है। मैंने कहा यार 75 साल का विजन तो क्या, तो मुझे तो यार 75 घंटों का नहीं पता सही बात कि क्या जो आप ट्रांसफॉर्मेशनल की बात करते खास तौर पे वो लोग जो नेगेटिव जोन में है ना, ठीक है यार क्या मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होगा, सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं मैं कर सकता, मैंने हर चीज ट्राई कर ली, मेरे लिए वर्क नहीं कर रही। भाई पेशेंस की बात हमने की, मैं 10 साल से यार ये लगा पड़ा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, नहीं रिजल्ट्स आ रहे, ये सारी चीज, वो जो नेगेटिव जोन और सारा कुछ चल रहा है। अब जब एक बंदा कह रहा है ना कि मैंने बहुत सारी चीज़ों की कोशिश की लेकिन मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला इसलिए मैं डिसहार्ट हो गया, तो उससे पता क्या चला कि वो सक्सेस को लिंक कर रहा है रिजल्ट से। या गुड पॉइंट। ठीक है, यानी कि उसकी अजम्पशन क्या है कि सक्सेस कामयाबी का ताल्लुक है अचीवमेंट से। वाई का वर्ड आपने यूज किया, एक तो साइमन सिंह ने यूज किया, ठीक है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती है। ठीक है, कहना बड़ा आसान होता है कि जनाब अपनी वाई ढूंढे, अपना पर्पस ढूंढे, अपना विजन ढूंढे या मिशन ढूंढे। तो वो जो वाई है वो किधर जाके ढूंढे? सबसे पहले रिक्वेस्ट वही है कि अपनी जो ज़िंदगी के फाउंडेशनल सवालात हैं वहाँ से अपनी जर्नी का स्टार्ट करें। मैं दुनिया में आया हूँ तो क्यों आया हूँ, मेरे नज़रियात क्या है, मैं मरने से पहले क्या अचीव करना चाहता हूँ। अगर हम होलिस्टिकली सही से अगर अपने पर्पस को समझ लेना कि भाई मेरा मकसद बंदगी है, तो मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ तो उसी पर्पस के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, कि अल्लाह को राज़ी करना है, उस मकसद को पूरा करना है, मैं कैसे अच्छा बेहतर बंदा बन सकता हूँ। और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, इन्वेस्टर्स हों या कस्टमर्स हों, उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो रही है और अल्लाह से करीब जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट। और अगेन हमेशा की तरह आज जो आपसे गेस्ट से मिलवाऊंगा बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो जिस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं वो अनकॉन्शियसली हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें टर्मिनोलॉजीज़ का नहीं पता होता, पैटर्न्स का नहीं पता होता, और हमें समझ नहीं आती कि क्या चीज़ कब कैसे यूज़ करना है। रिलेवेंट टू मोर टूवर्ड्स माइंडसेट के ऊपर भी है। तो आज हमारे साथ जो दोस्त मौजूद हैं उनका नाम है मोहम्मद वजीउद्दीन। ये ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैं, ट्रेनर हैं और साथ साथ लाइफ स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। पहले इनको वेलकम करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, इनकी जर्नी से सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज इनसे जान सकें जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने में आपको हेल्प आउट कर सकें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, पहले तो शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट में। वेलकम। वजी भाई, हमारा जो फॉर्मेट है ना, पहले हम चाहेंगे कि आपकी ऑडियंस से कनेक्शन हो जाए। जब दिल लगी हो जाती है तो फिर सीखने का बड़ा मजा आता है। तो मैं ये चाहूंगा कि पहले तो आप ये बताएं करंटली क्या कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हम चलेंगे कि अभी जर्नी कैसी रही और क्या चीज़ों को हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो करंटली तो जैसे आपने भी बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग और कोचिंग और मैनेजमेंट कंसल्टिंग ये हम काम कर रहे हैं, और बेसिकली प्रोडक्टिव स्पिरिट के नाम से एक इनिशिएटिव रन कर रहे हैं, जिसका मकसद है कि अफराद और इदारों की एग्जिस्टेंस को मीनिंगफुल बनाया जा सके। उनकी एक मकसद ये तो एक पर्पस हो ताकि ना सिर्फ माशरे के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकें बल्कि हम आगे बढ़ सकें। तो ये उसका आप कह लें मेन थीम है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मेरा और वजी का जो है ना वो तकरीबन 7-8 साल से हम ज़्यादा ही हो गया, मैं 2015 के अराउंड से कनेक्टेड हैं, और इसलिए मज़ा भी आएगा। और जो है ना कुछ जर्नी के बैकग्राउंड चीज़ें मैं जानता हूँ तो वो कनेक्ट करेंगे। वजी पहले आईटी सर्विसेज और आईटी का बैकग्राउंड रहा है, सही है? तो मैं ये चाहूँगा पहले तो ये बताएं कि वो क्या करते रहे, और फिर हम ये जी भी चलेंगे जी वो 360 का स्विच कैसे हुआ। सही है, ठीक है। जो आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे यार आईटी के अलावा भी कोई दुनिया है या नहीं है। सही तो ज़रूर बताओ। सही है। इट्स इंटरेस्टिंग जर्नी। बेसिकली पहले मेरी जो एजुकेशन थी कंप्यूटर साइंस में थी, प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ से जब एग्जिट लिया और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए तो उस वक्त एसईओ नया नया आया था। मैं बात कर रहा हूँ 2007 के अराउंड ना। अच्छा, उस वक्त इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी पहले, लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग। अब वो किसी से पूछा अच्छा क्या होता है, किसी कोलीग ने, अब उस वक्त तो खैर कोलीग तो नहीं, स्टूडेंट जो थे यूनिवर्सिटी के सीनियर, उन्होंने बताया कि भाई ये जॉब करोगे तो इसमें कोडिंग इन्वॉल्व होगी। अच्छा, हम समझे कि चलो यार वो वेबसाइट पे पेज शायद उसमें चेंजेस करनी पड़े, शायद हमारे डेवलपमेंट से कोई रिलेटेड कोई काम है। हम चले गए, इंटरव्यू देने पहुंच गया, ज्वाइन कर लिया। बहरहाल जब वहाँ गए तो पता चला कि काम डिफरेंट है। वो एक वहाँ पे सारे टूल्स बने हुए थे, आपने खाली कीवर्ड रिसर्च करके चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना था। तो वो एक आईटी ई कॉमर्स बेस कंपनी थी जहाँ से स्टार्ट किया, और वहाँ पर होते मुख्तलिफ़ चीज़ों का एक्सपीरियंस किया। तो पहले आईटी डिपार्टमेंट में काम किया, फिर बिजनेस साइड पे चले गए, फिर मैनेजमेंट कंसल्टिंग यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड, यानी कि मुख्तलिफ जो इशूज़ थे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ के सीईओ ने कहा कि भाई आप एरिया पकड़ते जाओ और मसले को सॉल्व करते जाओ। सही। तो ये काम करते रहे। ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्लानिंग, 5-6 साल का, 10 साल का विजन, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, फिर पूरी वर्कफोर्स को सीईओ से लेके गार्ड तक सब उससे अलाइंड हो, उसके लिए सिस्टम्स बनाना, पॉलिसीज़, फ्रेमवर्क्स, ये सारे काम करता रहा। कुछ अपने बिजनेस भी बीच में ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई चीज़ कंटेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड या ऑनलाइन कोई चीज़ें करता रहा। फिर आई मूव टू गल्फ़, सऊदी अरब में और यूएई में मुख्तलिफ बिजनेस के साथ एसोसिएटेड रहा। वहाँ पे एक ट्रेनिंग फर्म थी, उनके साथ कॉर्पोरेट प्लानिंग स्पेशलिस्ट के तौर पे भी लगा हुआ था, और साथ हम बिजनेसेस भी कर रहे थे। तो उसमें ट्रेनिंग से रिलेटेड ऑनलाइन हमारे इनिशिएटिव भी थे, प्लस जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है
तो उसमें यूएस मार्केट है, जो यानी कि यूरोपियन साइड है, गल्फ़ है, पाकिस्तान है, तो यहाँ पे हम सर्विसेज दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन लकीली कह लें आपके बीच में कुछ ऐसे मेंटोर्स मिल गए जो जिनसे, बल्कि मैं अक्सर मैं वाक़या बताता हूँ कि 2009-10 की ये बात है। तो मैं अपने मैनेजर के साथ बैठा हुआ था, तो उसने अपनी डायरी खोली हुई थी और कुछ लिख रहा था। मैंने कहा क्या ये क्या चीज़ है? तो कह रहा है यार ये ना मेरा 75 साल का विज़न है। अच्छा, हाँ सही है। मैंने कहा यार 75 साल का विजन तो क्या, तो मुझे तो यार 75 घंटों का नहीं पता सही बात कि क्या तो दैट वाज वेरी, पहली बार एक मुझे कॉन्सेप्ट पता चला, अच्छा ये भी कुछ होता है कि लोग जो है भाई इतना आगे का सोच के। और ये गल्फ में बैठे, वो गल्फ में नहीं, ये मैं बात करूँ 2000 तकरीबन मेरे ख्याल में 9-10 की बात है, पाकिस्तान की बात कर, जब मैं पाकिस्तान में था। हाँ, तो वहाँ से मुझे एक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया था कि अच्छा भी कोई प्लानिंग भी कोई चीज़ होती है, विजनिंग भी कोई चीज़ होती है। और फिर वो है कि अच्छा, मैंने उनसे पूछा आपने कहाँ से सीखा? उन्होंने बताया मैंने यहाँ से सीखा। तो फिर ट्रेनिंग्स वगैरह करना शुरू की। जी जनाब, तो फाइनली रोड मैपर उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है। आप roadmapper.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ इंग्लिश वर्जन पहले से अवेलेबल है। सो बोथ, अगर आप इंग्लिश रीडर हैं या उर्दू रीडर हैं, आप ई बुक वर्जन इनके फ्री में हमारी वेबसाइट roadmapper.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ वो लोग जो ऑडियो बुक रीडर्स हैं, तो उर्दू वर्जन की पूरी 8 आवर्स की ऑडियो बुक भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। और अगर आप वीडियो सीरीज़ के अंदर इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जनाब बुक में क्या है, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। और वो लोग जो हार्ड बुक रीडर हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास ये हार्ड बुक में अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से जाके इनको ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो रोड मैप्स के चार्ट्स भी जो हैं उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं roadmapper.com। तो वहाँ से एक सिलसिला जारी हुआ। तो एक ख्वाहिश वहाँ से जन्म ली कि भाई यार कुछ लाइफ का ना कुछ करना है, मतलब कोई ऐसी ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, कोई लाइफ में मीनिंग होनी चाहिए, कोई विजन होना चाहिए और ये सारी चीज़ें। तो वो एक समझे थॉट तो थी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। वो अब कह लें हालात इस तरह के थे फैमिली के और बाकी चीज़ों के, तो काम में लगे रहे, लेकिन वो चीज़ मैं मिस कर रहा था। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैरियर वाइज बड़ा ग्रो किया, यानी कि अपने कैरियर के स्टार्ट करते ही विदिन 10 ईयर, बल्कि उससे कम में मैं बिल्कुल जूनियर से स्टार्ट किया था मैंने, और सीईओ लेवल पे पहुंच गया। और ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं, मैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो वहाँ तक पहुँच गया। तो वो जो मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली ना, कि एक क्या बंदे को शौक होता है बताएं, एक यंगस्टर को या टीनेजर को जो अभी पढ़ाई कर रहा है या उससे फारिग, उसको होता है यार कि मेरी अच्छी जॉब लग जाए, ठीक है ना जी, अच्छा मैं थोड़ा घूम फिर लूँ, अच्छा जी मेरे कैरियर में मुझे ग्रोथ मिले, अच्छा जी सीईओ का टाइटल लग जाए, बिजनेसमैन का टाइटल लग जाए, अच्छा जी शादी हो जाए, बच्चे, गाड़ी अच्छी, बस सब अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआएं थी, हालात वक़्यात ऐसे थे कि सारी चीज़ें जल्दी ही एक्सपीरियंस कर ली। तो मुझे पता चल गया दिस इज़ नॉट द आंसर। ये समझ में आ गया कि भाई ये सब होने के बाद भी यानी कि आंसर कुछ और है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो अगेन वो आपका वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशनल। तो खुद आप उस जर्नी से गुजरे, और मैं चाहूँगा क्योंकि आप उस टाइम पे जिस तरह डिज़ाइन की भी कुछ एजेंसी रन कर रहे थे, क्योंकि हमारा कनेक्शन बिल्डअप हुआ था कि आप सेल के एंगल से हमसे ज्वाइन हुए थे, आपने उनको बिजनेस को सेल आउट किया, एग्जिट किया। तो ये वजह को क्या चीज़ ने कनेक्ट किया था कि वो या फुलफिलमेंट नहीं मिली थी, रियलाइजेशन की मोमेंट क्या थी वो? मुझे असल में 2-3 पॉइंट्स थे। एक तो ये थे कि ये सब मैं करके हासिल इवेंचुअली मुझे चाहिए क्या ना। ओके। वो जो आपने वाकया नहीं सुना, अक्सर वो सुनाते हैं लोग कि बंदा बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था साहिल के किनारे, ठीक, एंजॉय कर रहा था, चिल कर रहा था, रिलैक्स, उससे कोई बिजनेसमैन आके पूछता है तुम क्या कर रहे हो, राइट? तो इवेंचुअली घूम फिर के कहानी क्या आती है, कहते हैं एंड में आके तुम एंजॉय करना कभी क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सोचा यार मैं जितना भी कर लूँ इवेंचुअली इसका होगा क्या। और इसकी मुझे रियलाइजेशन हुई, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, घूमने फिरने का शौक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने नोट किया कि फॉर एग्जाम्पल चले आप मरी चले गए, सवात चले गए, नथिया गली चले गए, अच्छा जाते वक्त एक्साइटमेंट होती है, मज़ा भी आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो एक्साइटमेंट कब तक रहती है, ठीक है। और स्पेशली जब वापसी का सफ़र शुरू होता है, इंसान थका हुआ आ रहा है, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ना। वहाँ से मैंने कहा यार मैं, इसका मतलब है कि जितने भी अगर मैं प्लेजर के पीछे भाग रहा हूँ ना, या मैं कंफर्ट के पीछे भाग रहा हूँ, मैं जितना पैसा इकट्ठा कर लूँ, मैं जितनी चीज़ें इकट्ठा कर लूँ, इवेंचुअली उससे मुझे लॉन्ग लास्टिंग कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो उसका एक एंगल ये था। दूसरा एंगल ये था कि ऑब्वियसली ज़िंदगी एक बार मिली है, तो उसका कोई बामकसद इस्तेमाल होना चाहिए, कोई पर्पज़ आपका सामने हो। तो उसके बारे में सोचना शुरू किया। तो वहाँ से बेसिकली फिर ये चीज़ क्लिक की कि अच्छा यार बस अब मतलब पैसा कमाना इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रा उसके बगैर आप अपनी जो ज़रूरियात है पूरी नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ मीनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो फिर सोचा और अपॉर्चुनिटीज़ को देखा, अच्छा कौन से ऐसे मामलात हैं जहाँ जो दिल से मेरे करीब हैं, या मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं माशरे में, ये काफ़ी इनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को सोचने के बाद, मेंटोर से मशवरा करने के बाद मुझे समझ में आया कि जो एक बेसिक एलिमेंट मिसिंग है हमारी सोसाइटी में भी और ओवरऑल दुनिया में भी, वो ये कि लोग एक रैट रेस में फंसे हुए हैं एंड दे डोंट हैव अ सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग, और उस वजह से वो एक मसला बहुत से और मसलों की जड़ है। बिल्कुल सही। तो वहाँ से फिर रियलाइजेशन हुई और फिर वहाँ से ट्रेनिंग, कोचिंग और ये सारी जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है।
ये तो हमने बात की ना अच्छी हम्म, जब आपने स्विच किया होगा और ख़ास तौर पे चलते हुए बिजनेसेस या जो आपका सोर्स ऑफ इनकम था अच्छा आ रहा था, क्योंकि इनिशियल लेवल पे हमेशा यू हैव टू गो डाउन और फिर सेक्रीफाइसेस, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो फेज था वहाँ पे वजी ने अपने आप को कैसे सरवाइव किया या बैकअप सेविंग्स रखी थी, क्या थॉट प्रोसेस था और किस तरह वो निकले? क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ हमारे ऑडियंस होंगे जो शायद उसी लेवल पे या उसी चीज़ों में हो और उनको भी कुछ अचीव कर लिया पर फिर भी अंदर से फील आती है यार कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग है। ठीक है। और वो डिसीजन इसलिए नहीं लेकर पाते कि उनको ये फील होता है यार फलां चीज़ छोड़नी पड़ेगी, फलां चीज़ छोड़नी पड़ेगी, और फिर वो अगेन उसी रास्ते पे ही चलते रहते हैं। तो वजी के लिए वो पाथ क्या था, क्या सेक्रीफाइसेस थी, ठीक है। और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? ठीक है, तो एक चीज़ तो उसमें थी सिंप्लीफिकेशन। सही ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ये थी कि चीज़ों को मैं किस तरह से आसानी से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ विद लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, कम से कम मसाइल किस रूट में मुझे, स्पेशली इन द बिगनिंग, जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है ज़रा एक पेनफुल पीरियड हो सकता है और मुश्किल पीरियड हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सऊदी अरब में था, मैंने कहा अगर मैं यहाँ बैठ के जो प्रोडक्टिव स्पिरिट का जो इनिशिएटिव था उसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे अगर मेरे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, यहाँ पे रिसोर्सेज भी इतनी ईजीली अच्छी इतनी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यानी कि हम अक्सर पाकिस्तान को बड़ा अंडरमाइन करते हैं। जब आप बाहर जाते हैं ना तो आपको पता चलता है कि अच्छे रिसोर्सेज मिलना, और स्पेशली पाकिस्तान में जो टैलेंट है माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पे ईजिली आपको अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं अगर आप ढूंढें तो वो सारी चीज़ों को सोच के मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ पहले तो, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी क्या चीज़ ड्राइव कर रही थी, मेरा मीनिंग, मेरा पर्पस, मेरा विजन ड्राइव कर रहा था। तो मेरे लिए आसान होगा कि मुझे कहाँ पे रहना है। तो मैं बेसिकली उस टाइम पे ये सोचा कि अपने विजन को अचीव करने के लिए, अपने पर्पस को सर्व करने के लिए सबसे कौन सी ऐसी जगह है दुनिया में जहाँ मैं ज़्यादा आसानी से रह के इफेक्टिवली काम कर सकता हूँ। तो मुझे समझ में आया पाकिस्तान से अच्छी जगह कोई नहीं है। ठीक है, कि बहुत सारे फ़ायदे थे, रिसोर्सेज, कॉस्ट, बहुत सारी चीज़ें। पाकिस्तान मूव बैक कर गया। ठीक है, अब फिर यहाँ से अपने जो खर्चे हैं ज़रूरत पे फोकस किया। अच्छा, गुड थिंग ये थी मेरे लिए, आसान ये था कि ज़ाहिर जब ट्रेनिंग की फील्ड में बंदा आता है, कोचिंग की फील्ड में आता है, वैसे तो मैं 2011 से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ट्रेनिंग इन हाउस करवा रहा था, लेकिन ज़ाहिर जब पब्लिक में आते हैं आप तो फिर ज़ाहिर है कि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है बिल्ड करने में ना। बट क्योंकि मेरा बिज़नेस का बैकग्राउंड था, सही है ना, तो वो बिज़नेस का बैकग्राउंड मुझे काफ़ी काम मिला कि भाई ठीक है आपको स्किल्स हैं, मार्केटिंग भी आपको पता है कैसे करनी है, IT कैसे वगैरह वगैरह वगैरह, तो उससे मेरी जर्नी काफ़ी स्मूथ हो गई। एक तो उसका एक एंगल रहा, और ये बात मैं इसलिए भी हाईलाइट कर रहा हूँ कि अक्सर लोग जब ट्रांजिशन की बात आती है ना, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बंदा आया कह रहा है जी मैं सिविल इंजीनियरिंग मैंने की है, ठीक है, और मैंने पढ़ाई भी की उसके लिए और मैं काम भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, और मैं बिल्कुल जो है जैसे कहते हैं ना कि मैं ड्रेन हो गया और मैं दिल ही नहीं लगता, मैं उसकी वजह से स्ट्रेस है, बीमारी है। मैंने कहा स्विच कर लो यार, तुम क्या क्या करना चाहते हो? तो कह रहा है कैसे स्विच कर लो, सब ज़ाया हो जाएगा। ये जो इतने साल ये सब ज़ाया हो जाए। मैंने कहा भाई कुछ ज़ाया नहीं होता यार, ये यू नेवर नो, जो जितने एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है कॉन्टेक्स्ट बदल गया, लेकिन वो स्किल और लर्निंग आपकी काम आती है। तो मैंने जो पिछले सीखा तो ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि वो सारी चीज़ें मुझे अब काम आ रही है, मल्टीप्लाई हो गया, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसका मुझे बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी चीज़। और ज़ाहिर है कि जब आपके पास अगेन जितना ज़्यादा आपका पर्पस यानी आपका वाई स्ट्रांग होता है, उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है आपको मुश्किलात को फेस करना। तो आई थिंक दैट्स व्हाट हेल्प मी मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, एक चीज़ हमने जो रोड मैप का पूरे पॉडकास्ट का फॉर्मेट भी है ना, तो अच्छा पहले मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मैं जब इंटरव्यू या पॉडकास्ट करेंगे ना तो मैं ना गेस्ट को लूँगा और कहूँगा कि यार इस फ्रेमवर्क को लेते हैं रोड मैप का जो हमारा, और उसको फिल करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें चैलेंज क्या आ रहा था? चैलेंज ये आ रहा था कि इसको एग्जैक्ट फॉलो करने के लिए ना दूसरे एंड पे भी उस बंदे को भी उतनी ग्रिप हो। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको फ्लो छोड़ दिया है और मैं अब पॉइंट्स को कनेक्ट करवाता हूँ ऑडियंस से। जिस तरह अभी आपने बात की ना, तो उसमें आपने हमारा जो एक स्टेप था वर्स्ट के सिनेरियो एनालिसिस, कि आपने वो एनालाइज किया कि मैं वर्स्ट के सिनेरियो में क्या चीज़ों में करूँ। फिर हमने एक आता स्टेप इन्वेस्टमेंट वाला, कि आपने देखा मेरी इन्वेस्टमेंट किधर से कम हो सकती है, रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, उसको देखा। फिर आपने दुनिया को नहीं देखा कि जनाब दुनिया बाहर UK जा रही है, किसी और मुल्क जा रही है, आपने जिसको हम कहते हैं अनफेयर एडवांटेज, वो अपना देखा कि यार मेरा अनफेयर एडवांटेज है कि मैं पाकिस्तान मूव करता हूँ तो मुझे वसाइल रिसोर्सेज सारे मिलेंगे और वो मुझे हेल्प आउट करेंगे। तो वही जो रोड मैप के अंदर हम बात करते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने वर्ड यूज़ किया, मैंने कहा बड़ा मज़ा आएगा, और जिन्होंने रोड मैप बुक पढ़ी है या पढ़ेंगे तो आपको आज की कन्वर्सेशन से बहुत मज़ा आएगा। वाई का वर्ड आपने यूज़ किया, एक तो साइमन सिंह ने यूज़ किया, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती है। ठीक है, कहना बड़ा आसान होता है कि जनाब अपनी वाई ढूंढे, अपना पर्पस ढूंढे, अपना विजन ढूंढे या मिशन ढूंढे। ठीक है, हम सिंपल आसान लफ्जों में लेके चलते हैं। वो बंदा एक जो बैठा है, अंदर से उसको फील होता है कि यार आई थिंक आई नीड टू डू समथिंग, ठीक है, मैं कुछ करना चाहता हूँ,
लेकिन समझ नहीं आ रही है। तो वो जो वाई है वो किधर जाके ढूंढे, या उसके जो पौधा है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सही, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। और आई थिंक ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर सही नहीं होना, या तो आंसर होता नहीं है या गलत आंसर होता है, उसमें वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है इतना। इस वजह से फिर 10 और मसाइल लोगों की लाइफ में, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा सोचा भी, सीखा भी, मेंटोर से भी। तो जो मैं शुरू में बात कर रहा था ना कि जब मैं ट्रांजिशन के फेज़ में था कि मुझे क्या करना है, तो जो मैंने माशरे को जब एनालाइज़ किया तो जो मुझे मसला नज़र आया कि जितने मसाइल हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग, गुस्सा है, ग्रो नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप के मसाइल वगैरह वगैरह, उनमें जो मैं कहूँ ना, हमसे पूछना है इसकी जड़ क्या है, इसकी रूट कॉज क्या है, तो वो मुझे लगता है कॉन्शियस लिविंग। कि लोग कॉन्शियस लिविंग नहीं कर रहे, अनकॉन्शियस लिविंग कर रहे हैं। यानी कि वो एक लाशरी तौर पे उनको एक स्क्रिप्ट मिल गया, पैदा हो गए भाई ये स्क्रिप्ट फॉलो करो। अच्छा भाई आप पैदा हो गए, अब क्या करना है, स्कूल जाना, अच्छा अब क्या करना है, चाहिए कॉलेज जाना, अब क्या करना है, चाहिए यूनिवर्सिटी जाना, अब क्या करना चाहिए, कमाना, अब क्या करना है, शादी करना, अब क्या करना है जी, पैसे जमा करना, अब क्या करना है, घर बनाना, अब क्या करना है जी, अब रिटायर होना, अब क्या करना है, मर जाना है। ठीक है, बिल्कुल। तो वो तो मुझे समझ में नहीं आया कभी भी। ठीक है, तो क्योंकि अनकॉन्शियस लिविंग में आपको शऊर तो होता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं होता आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब है कि जी कॉन्शियस लिविंग पे आना पड़ेगा, यानी कि दिस इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। अच्छा, कॉन्शियस लिविंग में भी फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है सेल्फ अवेयरनेस, कि इंसान अपने आप को जाने। अच्छा, उसमें भी दो चीज़ें हैं कि उसकी अपनी हकीकत क्या है, ठीक है, उसकी अपनी हकीकत क्या है कि मैं, मेरी अंदरूनी दुनिया में क्या चल रहा है, मैं कौन हूँ, मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ, और फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड की रियलिटी क्या है। इन दोनों चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो उसी में फिर एक ये चीज़ भी आ जाती है कि मेरा पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है। तो अक्सर लोग इस पॉइंट पर मुझसे सवाल पूछना चाहिए, जैसे आपने भी कहा कि भाई मैं अपना पर्पज़ ऑफ लाइफ कैसे आइडेंटिफाई करूँ। तो उसको अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई करूँ, इस पर तो बहुत लंबी बात, इस पर समझे, इस पर 10 पॉडकास्ट हम खाली इस टॉपिक पे कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको टाइम बचाने के लिए अगर बहुत टू द पॉइंट हो गया आपको जवाब दूँ ना, तो आपका पर्पज़ आपको पता चलता है आपकी आइडियोलॉजी से। आपका वर्ल्ड व्यू क्या है, आप दुनिया को किस तरह से देख रहे हैं, दुनिया को क्या मान्य दे रहे हैं। और दुनिया में जितनी आइडियोलॉजीज़ हैं, स्पेशली मेन स्ट्रीम है, उनको आप ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक वो आइडियोलॉजी है या वो एक वर्ल्ड व्यू है, नज़रिया है, वो कहता है ये दुनिया एक हादसे के नतीजे में वजूद में ही, ठीक है ना, एक धमाका हुआ और हम बंदर थे और बंदर से इंसान बन गया और हमें कोई बनाने वाला नहीं है। ठीक है, और दूसरी जो आइडियोलॉजी है वो कहते नहीं भाई कोई बनाने वाला है, इसके पीछे कोई डिज़ाइन है, कोई बिला मकसद ये कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा अब जो जिनका वो कहते हैं हादसा है, अच्छा हादसा तो बेमकसद होता है, हादसा की मीनिंग तो होती नहीं, हादसा इसको कहते हैं हादसा इसलिए कि जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया या प्लान कोई चीज़ हो गई, तो वो कहते हैं कोई पर्पस तो है नहीं। लेकिन जो इस आइडियोलॉजी को मानने वाले उनको अच्छी तरह से पता है कि भाई अगर इंसान की लाइफ में कोई मीनिंग, कोई पर्पस नहीं होगा तो परेशान हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। विक्टर फ्रैंकल हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स की पूरी बुक्स हैं, इसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं अपना पर्पस आप खुद तलाश करें। ठीक है, अच्छा पर्पस कैसे तलाश करें, आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, एंड सो ऑन, उसकी बेस पे जो भी तरीक़ेकार है, ये एक तरीका ही है। दूसरा तरीका है वो कहता है नहीं भाई ये जो है वो दुनिया जो है ये हादसा के नतीजे में नहीं है, बल्कि इसको एक बनाने वाला है। और बनाने वाला जैसे अगर मुसलमानों की बात, उसमें बता रहे मुस्लिम आइडियोलॉजी, मुसलमान भी आ गया, यहूदी भी आ गए, ईसाई भी आ गए, एंड सो ऑन। मुसलमानों का क्या है कि भाई अल्लाह ताला अल हकीम है। अच्छा, हकीम का तो कोई भी काम बगैर हिकमत के नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो उसने अगर मुझे क्या एक चूंटी को भी पैदा किया, उसके पीछे भी कोई सॉलिड पर्पस है। ठीक है, अच्छा तो क्या पर्पस उसने मुझे खुद पे छोड़ दिया कि भाई वजी खुद बैठ के अपना पर्पस सोचे, या उसने मुझे बता दिया। ठीक है, अब ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया, तो मैंने कहा भाई बात कर लेते खालिक से, ठीक है जी। तो खालिक की किताब खोली, तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई कोई और मकसद ही नहीं है इंसानों और जिनों को बनाने का सिवाय इसके कि वो मेरी बंदगी करें। ठीक है, अच्छा बाद लोग ना यहाँ पे इसको इबादत का वर्ड यूज़ करते हैं। इबादत के वर्ड में उनके दिमाग में आते हैं रिचुअल्स। ये आप देखेंगे हमारे माशरे में भी ये वो सोचते हैं अच्छा बंदगी का या इबादत का मतलब क्या है कि बस नमाज रोज़ा हज ज़कात कर लो भाई, बाकी मामला जो जैसे चल रहे हैं उनको चलने दो। जबकि बंदगी जो है बंदे से निकले है ना, या अब जैसे कहते हैं अरबी में अब्द, इवन इबादत का वर्ड भी अब से निकला है, गुलाम जिसे कहते हैं। और गुलाम तो वो 24/7 होता था, वो आज की तरह 9 to 5 तो नहीं है ना। अब हमने क्योंकि वो गुलामी वाला दौर नहीं देखा, हमने 9 to 5 वाला दौर देखा है समझ रहे, तो हम उसी तरह हमारा ना वो समझ रहे हैं वो चीज़ तो लेके, हाँ। तो वो कहते हैं बच्चा जिस तरह 9 to 5 में क्या है कि उसके बाद आपकी छोटी जो दिल चाहे करो, ठीक है, या फिर क्या है कि अच्छा आपको 9 to 5 में मज़ा नहीं आ रहा तो इस जगह इस कंपनी में मज़ा नहीं आ रहा, दूसरी कंपनी सोच लो। तो शायद हम जब आइडियोलॉजी की बात आते हैं या लेट्स इस्लाम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमारा इस तरह का फिर शायद रवैया हो जाता है। जबकि अगर आप पीछे चले जाएं जहाँ पे स्पेशली गुलामी के, उसमें तो था कि आखा क्या खड़े हो जाओ, खड़े होना है वो क्या बैठो, क्वेश्चन तो है ही नहीं, सवाल तो है ही नहीं। और वो अगर आपका गला भी काट देना तो आपके ऊपर पर्चा दर्ज नहीं हो सकता था उस टाइम पे। ठीक है ना, तो इसलिए उस ज़माने में शायद लोगों को गुलामी का कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा आसान था, हमें शायद उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बहरहाल तो ये है पर्पस जो अल्लाह ने सबको बता दिया, और उसने कहा इल्ला लियाबुदून का वर्ड है कुरान में कि इसके अलावा और कोई भाई रीज़न है ही नहीं। अच्छा, लेकिन ये अब जब पर्पस की हम बात करें, बेसिकली हम बात करें वाई की। दिस इज़ वाई ना, कि मैं दुनिया में एग्जिस्ट क्यों करता हूँ, क्यों। वाई सबका सेम है, हाउ डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अच्छा सही है, इसको थोड़ा सा और कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक तो आपने जो शुरू में बात की ना
कि आइडेंटिफाई किया जाए। और मज़ा मुझे कन्वर्सेशन में इसलिए भी आ रहा है और आगे चल के भी मुझे ना बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप ने ना रिलीजन के करीब किया है। ठीक है, सही है, सही है। और रिलीजन समझने में बहुत हेल्प आउट की है। ठीक सही है, इंटरेस्टिंग। और ना मैं सबको ये कोशिश करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे होंगे ना, अगर उसमें कोई बैरियर आ रहा है, और ख़ासतौर पर हम रिलीजन एंगल से थोड़ा सा जा रहे हैं और थोड़ा सा मुस्लिम्स के एंगल से बात कर रहे हैं, तो उसको कनेक्ट करें, जाके कुरान पाक पढ़ना शुरू करें तर्जुमे से। मैंने प्रैक्टिस एक स्टार्ट की कि ड्राइव करते हुए ना कुरान पाक का तर्जुमा सुनना शुरू किया ना, ठीक है। और लिटरली मुझे वही जो आप वाली बात है ना कि रब से पूछते हैं वो क्या कहता है और वहाँ से जवाब, तो जिस तरह आपने कहा उसमें एक और बात कनेक्ट होती है, वो आती है कि अल्लाह ताला कहता है गौर व फिक्र, और ये वर्ड बड़ा कॉमन है और बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है कि भाई गौर व फिक्र करो। जब आप इंसान खुद ही गौर व फिक्र करके, जब अपने रैट रेस की बात की और सारी चीज़ों में, तो फिर आपको सोचने में आता है, सवालात आते हैं। ठीक है। और वो वाई का पहला एलिमेंट तो ये ना सोचना, ठीक है भाई, सवालात पूछना कि ये क्यों है, कैसे, और फिर आप जो ना वही ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, हम अगेन वाई पे, और वही बात है, इसमें हम बहुत डीप जा सकते हैं लेकिन फिलहाल रुकते हैं। वाई आइडेंटिफाई हो गई है आपकी कि भाई मैं किस मकसद से करना चाहता हूँ, और बिखरे में तो अगर हम रिलीजन का एंगल लेके आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा बीइंग अ मुस्लिम के कनेक्ट करना किस पर्पस के लिए, कि और वो ह्यूमैनिटी की, लोगों की, इंसानियत की खिदमत भी एक तरीके से रब से आप कनेक्ट हो रहे हैं। वाई कनेक्ट हो गई एक बंदे की, ठीक है। अच्छा, फिर एक बड़ा और प्रॉब्लम आती है हमारे इकोसिस्टम के अंदर, वो दो डिफरेंट पिलर्स मैं कह लेता हूँ या साइड्स कह लेता हूँ। एक है वो कहती है, या वो क्या काम करती है, टोटली फोकस्ड टुवर्ड्स मनी, यार पैसा पैसा कमाना है, ज़रूरी है और सारा कुछ। और फिर एक बिल्कुल चली जाती है साइड के दीन 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 और दीन सारी चीज़ें। सही है। आपका दोनों साइड का एक्सपीरियंस रहा, रिलीजन एंगल से भी आप चीज़ों को टच करते हैं। मैं चाहूँगा इन दोनों को कंबाइन करके एक तो यूज कैसे किया जा सकता है और क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि जो दीन वाले हैं वो जिसको बुरा कह रहे हैं या जिसको निगलेक्ट कर रहे हैं मनी वाले पार्ट को, उसी की सबसे ज्यादा वही नीड मांग रहे होते हैं। ठीक है, सही है। और जो पैसे वाले हैं उनको दीन की भी जब नीड होती है कि कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को समझने के लिए, और वो उससे दूर भाग रहे होते हैं। ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि वजी के एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं कि ये जरा आसानी करें लोगों के लिए कि दोनों की नीड है, किस लेवल तक है और कैसे इसके अंदर बंदा जा सकता है। अच्छा, आई डोंट सी देम एज टू डिफरेंट थिंग्स ना। ठीक है। क्योंकि मैंने बात की कि बंदगी 24/7 होती है। अच्छा, 24/7 का क्या मतलब है? मेरा सोना भी बंदगी, मेरा खाना भी बंदगी, मेरा ओढ़ना बिछोना, मेरी एंटरटेनमेंट भी बंदगी, मेरा बिजनेस भी बंदगी, मेरी एजुकेशन भी बंदगी, मेरी रिलेशनशिप भी बंदगी। ठीक है। तो इट्स नॉट कि दो अलग अलग खाने हैं जिसमें मुझे, यानी कि मैंने दिन के 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक जो है वो लेट से पैसा कमाना है और बाकी जो है वो, ठीक है ना, जिस चीज़ की आप बात करें शायद वो दीन का वर्ड नहीं, इसके लिए शायद मजहब का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें रिचुअल्स लेट से आ जाते हैं, राइट। तो अगर हम होलिस्टिकली सही से अगर अपने पर्पस को समझ लेना कि भाई मेरा मकसद बंदगी है, तो मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ तो उसी पर्पस के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, कि अल्लाह को राज़ी करना है, उस मकसद को पूरा करना है, मैं कैसे अच्छा बेहतर बंदा बन सकता हूँ, और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, इन्वेस्टर्स हों या कस्टमर्स हों, उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो रही है और अल्लाह से करीब जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसकी बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं दोनों चीज़ों की। और मैं चाहूँगा इसमें थोड़ा सा आप ज़रूर ऐड ऑन करें कि वो जो पैसे वाला एलिमेंट भी है ना, लीगल हलाल पैसा आसान नहीं है कमाना। ठीक है। और जब आप उस जर्नी में जाते हैं तो रियल, अगर आप एथिकल और हलाल पैसे की अगर हम बात करें, तो आप बहुत से ऐसे काम करते हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं आपके रिलीजन पर्सपेक्टिव से। और वो क्योंकि अगर आपकी अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छी सर्विस है और लोगों की खिदमत के लिए कर रहे हैं, तो वही इबादत वाला एलिमेंट आपने लेके आ गए और वो पैसों वाला भी एलिमेंट आ रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरह एड्रेस करेंगे? जी बिल्कुल ऐसी है कि देखिए, अव्वल बात है कि एक तो है जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो तो है कि एक इंसान की ज़िंदगी किस बुनियाद पे खड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, जो मैंने अपने पर्पस के लिए शेयर किया ना, आइडियोलॉजी का ताल्लुक खाली पर्पस से नहीं होता। द पॉइंट इज़ कि मेरी ज़िंदगी की फाउंडेशन क्या है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी उतनी अच्छी इमारत होगी। मसला क्या आ रहा है कि हम क्योंकि एक कनेक्टेड वर्ल्ड में जी रहे हैं, ग्लोबल विलेज जैसे हम कह रहे हैं। अच्छा, मेरे वालिदैन मुझे कुछ बता रहे हैं, स्कूल कुछ और बता रहा है, मीडिया कुछ और बता रहा है, इंटरनेट से कुछ और सीख रहा हूँ मैं। अच्छा, मौलवी साहब कुछ और बता रहे हैं, तो लोगों का दिमाग ना कंफ्यूज्ड है। ठीक है। अक्सर लोगों को आप उनसे पूछे तो वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आएंगे। तो जब कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन के ऊपर अब कोई भी चीज़ बिल्ड करेंगे वो पायदार नहीं होगी और उसमें फिर बहुत सारे मसाइल निकलेंगे। तो एक बार ना, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार जो सबसे ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट सवाल है ना, उस पर गौर फिक्र कर लें कि वाई डू आई एग्जिस्ट, मेरी आइडियोलॉजी क्या है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाली हो या वो वाली हो,
आप खुले दिल से रिसर्च करें, मेंटोर से मिलें, एक्सप्लोर करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें, फिर जिस चीज़ पे आपका दिल मुतमईन हो कि यार ये जो है ना यार, दिस इज़ द बेस्ट आइडियोलॉजी जो मुझे बिल्कुल सही लगती है, तो उसको अपनी ज़िंदगी का फाउंडेशन बनाए, उसके ऊपर चीज़ को बिल्ड करें, तो पहले तो बहुत उससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी मिलेगी, क्लैरिटी भी मिलेगी, और आपको चीज़ों करना आसान हो जाएगा। सही। इसमें मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करें ऑडियंस के लिए कि जब आप रिसर्च के एंगल से जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको दूसरे का भी पर्सपेक्टिव सुनना पड़ता है, बिल्कुल ऐसी है, और आपको ओपन माइंड होना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खासतौर पे मोस्ट ऑफ द पीपल की, कि वो अपना पॉइंट ही लेके दूसरे पे एम्फसाइज करने जाते हैं, इसीलिए वो समझ भी नहीं पाते। बिल्कुल ऐसी है। तो लर्निंग करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, कि जब आप दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनेंगे तभी आप अच्छा और बुरे की कर सकते हैं, जब सुनेंगे नहीं तो कैसे। तो इसको कैसे ब्रेक करें, और जो रिसर्च का एक एलिमेंट है, जिस तरह आप अपनी गुजरे होंगे ट्रेनिंग्स में भी आप गाइड करते हैं कि क्या स्टेप्स एक बंदे को फॉलो करने चाहिए। जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली जब आप मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाह रहे हैं, तो अगर आपका दिल खुला नहीं है, आपका ज़र्फ बहुत छोटा है, ठीक है, तो ज़ाहिर है वो फिर आप सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। इनफैक्ट मेरा भी NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ट्रेनिंग हमारी चल रही है। कल हमारी ये बात हो रही थी सर बैच वालों से ना, मैं उनको ये बता रहा था, उसमें हमारी एक्सरसाइज होती है परसेप्चुअल पोजीशंस की, जिसमें मुख्तलिफ एंगल से एक ही सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो वहाँ पे ये डिस्कशन हो रही थी कि स्पेशली हमारे रीजन में भी, इंटरनेशनली भी मुख्तलिफ जगहों पे होता है कि इंसान जब जज्बात में एक हद से आगे बढ़ जाता है ना, तो फिर लॉजिक उसको नहीं नज़र आ रही होती, यानी हक सामने होता हुआ भी हक नज़र नहीं आता। अभी हम पढ़ते हैं पैगंबरों की स्टोरी के मौजे भी दिखा रहे हैं तो बंदा नहीं मान रहा, ठीक है, क्योंकि उस वक्त ना वो इमोशनली उसकी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही होती है। तो इमोशंस आर इंपॉर्टेंट, लेकिन हर एक चीज़ इतदाल में, हद में होनी चाहिए ना। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बंदा थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करे और हम्बल करे। ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जब इंसान के अंदर ये आ गया ना कि मुझे सब पता है, तो ये मसला ख़राब हो गया। और आई थिंक ये जो स्पेशली मैंने नोट किया है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, 20s में जो होता है ना बंदा, वो बात ऐसे कर रहा होता है जैसे 60 साल का है। यानी वो कहता है कि मेरी बात जो हरफ आखिर है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। वो ये भी नहीं देखता कि आगे जिससे बात कर रहा हूँ वो बंदा यार वो मुझसे 25 साल बड़ा है, उसका मुझसे 10 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो जो बात कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई तो दम होगा, कोई ना कोई तो लॉजिक होगी। ठीक है, मैं जरूरी नहीं कि उससे एग्री करूँ, लेकिन एटलीस्ट उसको मैं इतनी रिस्पेक्ट तो दूँ कि उसकी बात समझ सकूँ क्या क्या रहे। तो उसके लिए थोड़ा खुला दिल चाहिए, जज्बात को काबू में रखें, काम डाउन हो। और कुरान की मैं एक आयत पे रिफ्लेक्ट कर रहा था एक बार, तो उसका एग्जैक्ट मुझे वर्डिंग से वो तो याद नहीं, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा मैं लोगों को खरी खरी बात बताता हूँ, मैं सच बयान करता हूँ। उसका इस तरह का मफहूम था। तो मुझे समझ में आया कि अल्लाह ताला भी आपको गाइडेंस उस वक्त देगा, डिवाइन गाइडेंस, जब आप खुद अंदर से सच के मुतलाशी हैं। वो कहते हैं ना, हम हिदायत भी उनको देते हैं जो हिदायत की तरफ आते हैं या चाहते हैं। अब अगर आपके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हैं, देखिए आपका ईगो हर्ट हो रहा है कि अगर मैं गलत साबित हो गया तो अपनी ज़ात पे आप ले रहे हैं, तो फिर तो आप अगले बंदे की ना सुनेंगे ना समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ह्यूमिलिटी आपके अंदर है, हम्बल है, हम कह रहे हैं हाँ जी मैं तो लर्नर हूँ, मैं तो सीखना है, और मैं इस चीज़ पे, मैं समझता हूँ कि हम सब के साथ लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कभी ना कभी कि हम एक चीज़ को सही समझ रहे थे और सही है 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 20 साल बाद जाके पता चला ये बात तो सही नहीं है। तो जब एक चीज़ में ऐसा हुआ तो ये पॉसिबिलिटी तो रखे ना कि बाकी चीज़ों में भी हो सकता है। ठीक है ना। तो विद हम्बल एटीट्यूड आप जो है वो खुले दिल से, और साथ साथ अल्लाह से दुआ भी मांगें कि अल्लाह ताला मुझे हक़ वाज़े कर दे, बातिल से दूर रख। आप रिसर्च करें खुले दिल के साथ, मेंटोर से मिलें। अच्छा, जिस चीज़ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाहे उसका ताल्लुक रिलीजन से हो, किसी और चीज़ से हो, जो उस चीज़ का एक्सपर्ट है ना उससे जाके पूछे। ये पॉइंट सोर्स पे जाए, सोर्स पे जाए। अगेन सॉरी बात कर रहा हूँ, इधर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। और एक सोर्स जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं ना, बीइंग अगर रिलीजन के एंगल से भी बात करूँ, नॉन रिलीजन है, तभी मैं आपसे कहूँगा कुरान पाक का तर्जुमे को भी ज़रा गो थ्रू करें। क्योंकि मैं अगर अपनी पर्सपेक्टिव के एंगल से बात करूं तो मैं अगर चाहता हूं ना किसी चीज़ को एनालाइज करना, तो मैं फिर देखता हूँ कि कुरान मेरे लिए फाउंडेशनल कुरान है कि यार उसके अलावा अगर उससे एक चीज़ अलाइन कर रही है तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ सही है। लेकिन अगर उससे डिसकनेक्ट हो रही है तो फिर मैं उस चीज़ से दूर हटने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि वो जो वजी ने बात की कि आपके पास एक फ्रेमवर्क, सांचा होना जरूरी है, फाउंडेशन होना जरूरी है कि आप किससे एनालाइज कर रहे हैं, अदरवाइज फिर आप कंपेयर ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, तो कुरान की हमने बात की, और कुरान का अच्छा है कि यहाँ पे चीज़ों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, बड़ा आ रहा है। बड़ी हमने रिलीजन की थोड़ी बातें कर ली, माइंडसेट की बातें कर ली हैं। अच्छा, चलते हैं आपकी कोर एक्सपर्टीज, और अगेन ये भी आपकी एक फाउंडेशन के अंदर ये चीज़ों को आप कनेक्ट करते हैं और वाई पे लेके आते हैं। जो आप ट्रांसफॉर्मेशनल की बात करते हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत पावरफुल वर्ड है, और ज़्यादातर जो बैठ के हो रहे हैं यार, खास तौर पे वो लोग जो नेगेटिव जोन में ना, ठीक है, यार क्या मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, सब कुछ खत्म है, ठीक है जी, कुछ नहीं मैं कर सकता, मैंने हर चीज ट्राई कर ली, मेरे लिए वर्क नहीं कर रही,
भाई पेशेंस की बात हमने की, मैं 10 साल से यार ये लगा पड़ा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, नई रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़, वो जो नेगेटिव जोन और सारा कुछ चल रहा है। ठीक है। सो लेट्स अज्यूम कि वही बंदा बैठा हुआ सामने, ठीक है, और वजी से ये सवालात पूछ रहा है कि भाई मान लिया सब कुछ अच्छा है, सब ये चीज़ें भी फॉलो कर, लेकिन उस जोन से मैं कैसे निकलूँ? तो अगर हम इनिशियल 1-2 स्टेप्स या कोई स्ट्रेटजी आप दे सकें उसके। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बिल्कुल। ठीक है, एफर्ट्स करें, एक बंदा सामने बैठा है और इसी तरह की कह रहा है यार मैंने बहुत सारी चीज़ों की कोशिश की है लेकिन मतलूबा नताइज मुझे हासिल नहीं हो रहे। अब उसको हम रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं कि अच्छा जी इसको कोई बिहेवियरल इशू है, या क्या मसला आ रहा है, इमोशनल इशू है, कोई ट्रॉमा है, क्या चक्कर है, कॉन्फिडेंस का मसला है, माइंडसेट का मसला है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ना कुछ होते हैं कि आपकी जब बंदा बात कर रहा होता है ना तो कुछ चीज़ें वो बोल नहीं रहा होता लेकिन वो अज्यूम्ड होती है। ठीक है, उसे एनएलपी में प्री सपोजिशन कहते हैं। अब जब एक बंदा कह रहा है ना कि मैंने बहुत सारी चीज़ों की कोशिश की लेकिन मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला इसलिए मैं डिसहार्ट हो गया, तो उससे पता क्या चला कि वो सक्सेस को लिंक कर रहा है रिजल्ट से। या गुड पॉइंट। ठीक है, यानी कि उसकी अजम्पशन क्या है कि सक्सेस कामयाबी का ताल्लुक है अचीवमेंट से, और क्योंकि बचपन से हमें ट्रेन ही ऐसे किया गया है कि बेटा स्कूल में पास हो गए तो कामयाब हो गए, फेल हो गए, इस तरह ट्रेन किया गया। है। अब जब इस तरह की डेफिनेशन हम लेके चलते हैं ना, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये होता है कि भाई अगर आपने सेल्स के टारगेट अचीव कर लिया तो आप हीरो है। ठीक है, इसी तरह बाकी जगहों पे भी। तो इसमें ना एक अंडरलाइंग बड़ा मसला आ जाता है, स्पेशली हम जब ओवरऑल ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। वो क्या बात आती है कि मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि अगर कामयाबी का ताल्लुक रिजल्ट से, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तो 900 साल 950 साल तबलीग की है। ठीक है, और कितने 70-80 जो है वो लोग शायद कन्वर्ट हुए थे। अब कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट आर्ट्स का गुरु बैठा होता है जो सक्सेस को रिजल्ट से लिंक कर रहा होता है, वो कहता है भाई 900 साल ये प्रोजेक्ट चला कैसे यार, इसको तो पहले 10 साल में रुक जाना चाहिए था। लेकिन क्या नौजुबिल्ला हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फेलियर कंसिडर करते हैं? हम तो कहते हैं ही वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन हु हैज एवर लिव्ड। क्यों? रिजल्ट्स की वजह से नहीं, हम नियत और एफर्ट्स के उनकी नीयत में इखलास था या नहीं था। ऑब्वियसली इखलास था। ठीक है, क्या उन्होंने अपनी बेस्ट की या नहीं की? ठीक है, तो अगर एक बंदे ने जो उसकी नीयत अच्छी थी, उसका ये नीयत नहीं थी कि मेरी वाह हो जाए, मेरे पास दौलत आ जाए, उसकी नीयत अच्छी खैर का काम फैले, अल्लाह की बंदगी बेहतर हो सके, माशरे के लिए मैं अच्छा इंसान बन सकूँ, माशरे की बेहतर हेल्प कर सकूँ, तो उसमें जो भी उसने नीयत अच्छी नीयत के साथ कोशिश की वो सब जो है जमा हो रहा है, ज़ाया कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊँ, मेरी अभी ना कुछ अरसे पहले की बात है कि ये तरह एक साहब से बात हो रही थी, वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमसे जुड़े, हमने काम स्टार्ट किया, तो हुआ ये कि नहीं बन पाई हमारे जो अप्रोच थी, जो हमारे विजन था, उसमें थोड़ा सा चैलेंज आ गया। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके यार, आप अपने रास्ते पे, मैं अपने रास्ते पे। तो उनसे जब बात हो रही थी तो वहाँ पे भी ये बात है कि भाई उन्होंने एक पॉइंट पे एक जुमला कहा कि इससे हमारी 3-4 महीने की एफर्ट ज़ाया हो जाएगी। मैंने कहा कैसे ज़ाया होगी? बताइए, ये हमने अच्छी नीयत से स्टार्ट किया था। उन्होंने कहा नीयत तो बेहतरीन थी, होपफुली अल्लाह एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, हमने एफर्ट्स अपनी की थी इस हवाले से। उन्होंने कहा की थी। तो मैंने कहा ज़ाया कैसे हो गई? क्योंकि मिलना तो है ना। तो अगेन मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूँ ना कि आपका वर्ल्ड व्यू क्या है, आप किस लेंस से दुनिया को देख रहे हैं। द मोमेंट यू चेंज योर लेंस एवरीथिंग चेंजेस। तो आपकी सक्सेस की डेफिनेशन चेंज हो गई, आप इस तरह की चीज़ें सारी मोटिवेट होना हो जाएंगे। जब आप ये रियलाइज़ करते हैं ना कि रिजल्ट तो मेरे हाथ में है ही नहीं भाई। वंस यू हैव दिस रियलाइजेशन, मेरे हाथ में क्या है कि नीयत अच्छी करूं और अपनी एफर्ट्स करूं, तो एक कंधे पे से ना बंदे के बोझ उतर जाता है। हो जाता है, वो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ। मैंने एक चीज़ जो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म किया और जिसने मुझे हेल्प आउट किया जिस थॉट ने, वो ये, और अपनी ऑडियंस से भी कहूँगा ज़रा इस थॉट से 1 सेकंड के लिए गुजरेगा और फिर आप मुझे बताइएगा आप क्या चाहते हैं। वो ये है कि अगर 1 सेकंड के लिए इंसान ये सोचे कि जो उसके पास है वो रब ताला या जिसको भी वो मानता है वो वापस ले ले, तो फिर आप क्या करेंगे? एक्स्ट्रा चीजें जो आप सोच रहे हैं, वो ड्रीम्स कर रहे हैं, वो मांगेंगे, या जो चला गया वो मांगेंगे? सही तो है। मेरा तो जवाब ये है कि जो चला गया वही मांगूंगा, क्योंकि मुझे अब समझ आ रही है कि जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं, जो हेल्थ है, जो और चीजें मिली हुई वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ से फिर आ जाता है वो ग्रेटिट्यूड वाला एलिमेंट। और अगेन मैंने कहा मुझे बिजनेस ने और हेल्प आउट किया और गोरो ने हेल्प आउट किया रिलीजन के करीब होने के। गोरा वर्ड यूज करता था ग्रेटिट्यूड, अब क्या है? शुक्राना। और फिर पता चला यार नमाज तो है ही शुक्राना, कि भाई जब आप, और अगेन जब आपको ये एलिमेंट आता है, मैं नमाज इसलिए नहीं कि भाई फर्ज है, इस एलिमेंट के यार रब आपको इतनी चीज़ें दी हुई हैं, इतनी नेमतें दी हैं, और आप जब शुक्र करने जाते हैं तो वो आपको और कशादगी लेके आता है। और फिर वो इंसान का जो जंग है ना, वो जंग यही है ना कि शैतान कहता है सब कुछ तुम्हारा है, ठीक है, और रब कहता है सब कुछ बांट दो, ठीक है, जितना है वो बांटो, और जो बांटो, वो कहते हैं ना इल्म बांटोगे इल्म वापस आएगा, दौलत वापस बांटोगे तो वो डबल होके आएगी। और यही अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। आई होप कि वो एनर्जी आप तक कन्वे हो रही होगी। अच्छा, हमने ये बात कर ली कि जनाब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, चीज़ों को देखते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाई पे आप लेके आते हैं, कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव थॉट से निकलते हैं।
अच्छा जी, मैंने समझ आ गया, मैंने रिसर्च भी कर ली है और मैं पॉजिटिव चले एक जोन में चला गया हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ। ठीक है, सही है। और उसके लिए मैं कुछ अरसे से वही जिस तरह बात की स्ट्रगल भी कर रहा था। एक तो वही आपने बात की पेशेंस की बात की, और आपने फिर एक और वो बात की रिजल्ट्स वाली बात की है। ठीक है कि जी लाजमी नहीं है कि इंसान का वही मसला है ना, इंसान ये कहता है कि मुझे अभी और इसी टाइम पे रिजल्ट मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही। सही है। लेकिन हो सकता है वो आगे चल के, और आपकी जर्नी मेरी जर्नी आपकी जर्नी में भी रहा होगा कि वो डिफरेंट एंगल से कहीं ना कहीं इसने फायदा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एफर्ट कर रहा हूँ और मेरे माइंड के मुताबिक एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ठीक है, देयर इज अ फाइन लाइन कि कब आपको स्विच करना चाहिए। क्योंकि अगर एक वो कहते हैं ना दीवार पर टक्कर मारते रहोगे तो फिर दिमाग ही है आपका जाएगा, सर ही आपका जाएगा, खून निकलता रहेगा, आपको ही डैमेज होगा। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन सर आपने भी एक टाइम पे जाके ट्रांसफॉर्म किया, आईटी फील्ड में काम कर रहे थे जिसमें ये ज़्यादातर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें सक्सेसफुल हो गए और फिर निकल के एक डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए। वो कौन सा टाइम होना चाहिए, कब वैलिडेशन होनी चाहिए कि यार इनफ इज़ इनफ, स्विच करना चाहिए? पहले मैं चाहूँगा आपकी, फिर मैं भी अपना एक्सपीरियंस लेके आऊँगा। ये मैं चाहूँगा क्योंकि अक्सर लोग इधर बैठे ये सोच रहे होंगे यार काफ़ी एफर्ट कर ली है, वही वाली बात है, टाइम भी लगा लिया है, रिसोर्सेज भी लगा लिए, शुड आई स्विच और नॉट? ठीक है, सही है। अच्छा, इसमें पहले तो ये कि इट्स ओके टू क्विट। हाँ, पहले तो क्योंकि हमारे पास ये भी आजकल स्पेशली पॉपुलर नैरेटिव है कि भाई क्विट नहीं करना, कुछ भी हो जाए। नहीं भाई, समटाइम्स ना सिर्फ करना चाहिए, ज़रूरी होता है। ठीक है, ज़रूरी होता है। तो पहले तो ये माइंडसेट, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप, कोई बात नहीं कि अगर आप क्विट भी कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। अब वो कैसे पता चलेगा कि करना नहीं चाहिए नहीं करना चाहिए? अगेन मैं उसको लिंक करूंगा कि वही वाई और हाउ वाली बात आ गई। ठीक है, एक है कि मैं कोई चीज़ कर क्यों रहा हूँ, हाउ डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कराची जाना है, ठीक है, अच्छा कराची जाना है तो क्या मैं सिर्फ जहाज़ से जा सकता हूँ? अच्छा, अगर मेरा माइंड सेट है कि मुझे जहाज़ से कराची जाना है, अच्छा फर्स्ट करें मैं एयरपोर्ट गया, पता चला किसी वजह से पायलट्स ने हड़ताल कर दी, तो क्या मैं कराची नहीं जा सकता? कराची तो मैं जा सकता हूँ। अच्छा मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं गाड़ी से जा सकता हूँ, मैं बाइक से जा सकता हूँ, बस से जा, देयर सो मेनी वेज ना। तो पहले तो अगर आपको वाई की क्लैरिटी है तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा अब हाउ की जब बात आ रही है, लेट्स से आपने एक स्ट्रेटजी रन की, ठीक है, आपने वो एक तरीके का इस्तेमाल किया और काफ़ी कोशिश के बावजूद, अज्यूमिंग कि आपने सारे लवाजमात का ख्याल रखा, सारे या मैक्सिमम जो आप कर सकते थे, यहाँ आपने जो है वो मेंटोर भी आपके सही थे, आपके साथ कोचेस भी थे, आपने माइंडसेट पे भी काम किया, बिहेवियर को भी तब्दील किया, जो जो आपको एरियाज नज़र आ रहे सब पे काम करने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या वो काम करने में मिल भी रहे हैं तो वो मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप फिर इस पॉइंट पे आप जाके सोच सकते हैं कि अच्छा क्या इससे कोई बेहतर तरीका है उसी सेम वाई को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, अगर है तो गो फॉर इट। ठीक है, तो इसमें कोई एग्जैक्ट कट ऑफ हम नहीं कह सकते कि किस पॉइंट पे ये करना है। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है, अगेन वही बात है कि इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, हर बंदे की जर्नी है। और हम चीज़ों को क्योंकि हम वही बात आ गई कि आजकल जो दौर है ना कंपार्टमेंटलाइजेशन का दौर है। ठीक है, जैसे हम स्कूल में क्या होता है कि जी मैथ्स अलग, फिजिक्स अलग, बायोलॉजी अलग, केमिस्ट्री अलग, हालांकि ये सारी चीज़ें एक वक्त में भी साइमल्टेनियसली भी एट प्ले होती हैं, एक दूसरे को अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, अब हो सकता है एक बंदे के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर खाली फाइनेंसिस को सोच के प्लान कर रहा है, व्हाट अबाउट हिज हेल्थ, उसका एक इम्पैक्ट हेल्थ पे होगा, उसका एक इम्पैक्ट उसका स्पिरिचुअलिटी पे होगा, एक उसका रिलेशनशिप पे होगा। तो ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। हम क्या कर रहे थे, अक्सर लोगों की गलती है, इनफैक्ट आप, इट्स वेरी कोइंसिडेंशियल कि आपने 2-3 बातें की कनेक्ट करी। आपके पास आने से पहले किसी की कॉल आई थी और उसने मुझसे एक डिसीजन पूछा फाइनेंशियल ना, कि भाई मैं जो है यहाँ पे फलाना जगह पे काम कर रहा हूँ और उसके बाद मैं एक और जगह जॉब कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि इसको स्विच करके मैं फलाना चीज़ करूँ, मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे इस पर आप जो है वो गाइड करें। तो वहाँ पे भी जो है हम इसी तरह की उससे मैंने बात की कि यार देखो, मैं तो मुझे सिर्फ जितनी इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दे रहे हो ना, इस पर आई कैन नॉट से एनीथिंग, बिकॉज मुझे नहीं पता कि तुम्हारे रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, तुम्हारी हेल्थ क्या चल रही है, तुम्हारा जो है वो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कैसे चल रहा है। ठीक है, तुम्हारा जो एक उम्मती के तौर पे खैर का काम करने का तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अनलेस आई नो ऑल दोज डिटेल मैं आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग। ठीक है, तो ब्रिंग दैट ऑल टू द टेबल, देन वी कैन सी। इसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइनेंशियल के हवाले से कोई काम कर रहा हूँ तो मैं गौर करूँ कि इसके हवाले इससे और क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करेंगी, ना सिर्फ मेरी अपनी ज़िंदगी में, मेरी फैमिली में, कम्युनिटी में और ओवरऑल एनवायरनमेंट में, दुनिया में। आजकल सबसे बड़ा जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट गलती लोग क्या कर रहे हैं कि वो इकोलॉजी चेक नहीं करते, अपनी ज़ात से सिर्फ कनेक्ट करते हैं। ज़ात में भी नहीं करते, मसला ये है ना, अगर ज़ात में करना तो फिर भी शायद मैं थोड़ा सा फायदा। ठीक है, मिसाल देता हूँ मैं आपको। जब फर्स्ट करें कि एक बच्चा ना, एक बंदा जो है वो बचपन में किराए के घर में रहा,
अच्छा बचपन से वो देख रहा है कि अम्मा अब्बा की लड़ाई हो रही है, अच्छा किराया मालिक के मकान तंग कर रहा है। अब एक दो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए और उसको ये लगा कि उसके अंदर ना किसी वजह से ये चीज़ पैदा हो गई कि यार ज़ाती घर होना चाहिए। अब वो जवान का बच्चा दो दो तीन तीन जॉब्स कर रहा है, उसने गोल बनाया कि बस इंशाल्लाह 5 साल में ज़ाती घर करना है और मुझे 2 करोड़ रुपये जमा करना है। अच्छा वो एक जॉब कर रहा है, उसने इससे तो काम नहीं चलेगा, मैं 2 जॉब करूँ, अच्छा वीकेंड पे भी एक्स्ट्रा जॉब करूँ, अच्छा बीवी को भी लगा दिया काम पे, भाई तुम भी काम करो, अब सब मिलके काम कर रहे हैं। अब हो सकता है कि 5 साल बाद उसका घर तो बन जाए, लेकिन उस प्रोसेस में हो सकता है उसकी हेल्थ का बेड़ा गर्क हो जाए, उसके रिलेशनशिप का बेड़ा गर्क हो जाए, अम्मा अब्बा घर पे नहीं, बच्चों को कौन देख रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती हैं। तो इसलिए हर बंदे को बड़ा होलिस्टिकली चीज़ों को देखना चाहिए। अच्छा कभी कभार क्या होता है कि आप सब कुछ सही कर रहे होते हो, यानी कि आपके सारे लाइफ के एंगल सही चल रहे होते हैं, लेकिन माशरे पे बुरा असर पड़ रहा होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट पे गलत असर पड़ रहा होता है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन इंसान कितना मैच्योर है, कितना अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है और किस लेवल पे जाके खेलना चाहता है, तो उस हिसाब से वो चीज़ों को देख सकता है। बड़ी ज़बरदस्त बात की है वजी ने और बड़ा डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया। आई होप कि चीज़ें आपको कनेक्ट हो रही होंगी, नहीं कनेक्ट हो रही तो ये दोबारा सुनिएगा, दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं ना, इट विल टेक टाइम। अगर हम ये बातें कर रहे हैं तो हमें भी समझने में ना ईयर्स लगे कि चीज़ों को समझना और एनालाइज करना। और वजी ने जो बात की ना, अक्सर क्या होता है, पहला सवाल हो जिस तरह हमने रोड मैप के अंदर दिया भी है गोल का भी, कि जो गोल हम सेट करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो गोल हमारे अपने नहीं होते, किसी से इंस्पायर होके, किसी को देख के, जिस तरह वो वजी ने जिक्र किया कि भाई अपना घर बनाना है। अच्छा मुझे एक और चीज़ रियलाइजेशन हुई, वो ये रियलाइजेशन हुई, अगेन जाहिर सी बात है हम भी सोशल मीडिया चीज़ों में देखते हैं, बंदा अक्सर देखता है कि यार फलां बंदा ये कर रहा है, तो होता है यार अच्छा मैंने अभी तक ये नहीं किया, फलां चीज़ें। तो ये रियलाइजेशन हुई और वो किसी की जर्नी देख के माइट भी पॉसिबल ये है कि जो सक्सेस आप हासिल करना, सो कॉल्ड जिसको हम दुनियावी सक्सेस की बात करते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो आपको मिले, लेकिन रब ने इस तरह रखा है कि शायद वो आपके बच्चों के थ्रू मिले। अब अगर आप इसको जरा रिकॉल करें तो उसका मतलब है कि आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, आपके बच्चे बड़े हुए, वो किसी काबिल हुए, कुछ जाके हुए, तो 30 से 40 साल की जर्नी है, ठीक है, कि वो रिजल्ट आपको दे रहा है। कि लेट्स अज्यूम आप चाह रहे थे दुनिया का ट्रैवल करना, आप चाह रहे थे कुछ और चीजें अचीव करना, आपकी दुआ तो कबूल हो गई है, ठीक है, आपकी एफर्ट्स की भी वो ऐड ऑन हो रही है, लेकिन जरिया किसी और को रख दिया। तो वही बात जो हमने बात की ना, ग्रेटिट्यूड वाली, हम्बलनेस की बात करने वाली, गोल सेटिंग की करने की बात। और अगेन एक और बड़े इंपॉर्टेंट, वही कुरान से जब कनेक्ट करते हैं और रिलीजन का एंगल आ जाता है कि कुछ लोगों को इसलिए भी अल्लाह ताला नहीं देता कि अगर उनको दे देगा तो वो बागी हो जाएंगे, कुछ को इसलिए देता है कि अगर नहीं देगा तो बागी हो जाएंगे, और कुछ को इसलिए देता है कि वो दूसरों से एफर्ट लेके काम करवा सकें और सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। तो पहला एलिमेंट अगेन मुझे वही, मैं वापस उसी थॉट्स पे जा रहा हूँ और चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारी रोड मैप पर बुक के अंदर भी फाउंडेशन वाला पार्ट है कि अगर आपने अपनी वाई वाला एलिमेंट और अपना पर्पस वाला एलिमेंट क्लियर कर लिया ना, तो जो सबसे बड़ी चीज़ मिलती है उन्हें दिल का सुकून मिलता है, सही, जो वजी भी सारी चीज़ों में कर रहा है। और जब वो मिल जाता है, और जो हम रोड मैप में भी हम बात करते हैं, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि रोड मैप से ना जो एक पावर मिलती है ना, आपको मिलती है पावर ऑफ नो, कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जी, वही अगली बात है, टॉपिक ऐसा मैं बोलता रहूँगा तो पता चलेगा, आप कहेंगे जनाब गैस को बोलने नहीं दिया, सारा कुछ मैं चुप होता हूँ। अच्छा वजी भाई, अच्छा एक सेकंड, सॉरी, आपने ये गोल सेटिंग की बात की ना, तो जैसे आपने कहा कि वो जो गोल है वो आप खुद सेलेक्ट करें अपनी बेहतरी को सामने रखते हुए, या किसी और ने आपको कहा है या सोसाइटी ने आपको कंडीशन कर दिया, उसके पीछे आप भाग रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसका ताल्लुक है सेल्फ अवेयरनेस या कॉन्शियस लिविंग की मैं बात कर रहा था, कि जिस गोल के पीछे मैं जा रहा हूँ, भले से मेरा खुद ही सेट किया हुआ है, क्या वाकई में इज़ इट बेस्ड ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन, ठीक है, क्या वाकई में सही नीयत से मैं गोल हासिल करना चाह रहा हूँ, या इसके पीछे इसका ताल्लुक मेरे माजी के किसी महरूमी से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें ना कि बाद लोग कह रहे हैं अच्छा जी मैं सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस बनना चाह रहा हूँ, या इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा हूँ, वीलॉगर बनना चाह रहा हूँ। क्यों बनना चाह रहा हूँ? हो सकता है इसके पीछे रीज़न ये हो कि भाई उसको बचपन में वो मोहब्बत प्यार नहीं मिला अम्मा अब्बा से। आपने देखा लोग क्रेजी हरकतें करें वायरल होने के लिए, कोई बिल्डिंगों पे उछल रहा है पार्कोर बन के, भले से मर जाए, ठीक है ना, पीपल डू, कोई नागन बन के डांस कर रहा है स्टेज पे, क्यों करें? अगर आप गौर करें ये कोई लॉजिकल हरकत तो नहीं है, ये कोई अक्लमंदी वाली हरकत तो नहीं है ना। हो सकता है उसके पीछे लाशोरी लेवल पे क्या हो कि उसको बचपन में वो प्यार मोहब्बत वो सारी चीज़ें नहीं मिली, अब वो क्या करे, वो चीज़ को ड्राइव कर रही है। अच्छा उसको शायद खुद भी ना पता हो, क्योंकि अगेन ये मौजूदा दौर का अलमी है कि इंसान अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गया, वो मरीख पहुंच गया है, उससे भी बियॉन्ड चला गया है, लेकिन वो अपनी दुनिया को नहीं जानता, ठीक है। इससे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अक्सर मैं कोट करता हूँ ताकि लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ जाए बात, कि मैं एक अपने कोचिंग क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था, कराची की ये बात है, आज से शायद 1-2 साल पुरानी होगी, और वो जो है आलिम दीन है, ठीक है।
तो मैंने उनका स्केड्यूल देखा ना तो बहुत हेक्टिक था। आज यहाँ पे दर्स है तो फलाना खुतबा तो ये है। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है क्या चल रहा है भाई, मतलब थोड़ा चिल क्या हो गया। कह रहे क्यों भाई, मतलब ये मेरा काम है, मैं आलिम दीन हूँ तो मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ। और मैंने कहा नहीं ठीक है, वो तो और भी तो आलिम है, तो आपका इतना इतना स्केड्यूल आपने क्यों टफ रखा हुआ है नोइंगली कि इससे आपको और भी काम करने जो नहीं हो पा रहे। मैंने कहा नहीं पता क्या, सिंपल बात है, मुझे इस काम में मज़ा आता है। मैं आलिम दीन हूँ, मैं जाता हूँ दुरूस में, लोगों को सिखाता हूँ, दीन को बांटता हूँ, तो उसमें मुझे मज़ा आता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मुझे बताया मज़ा क्यों आता है आपको। कह रहे क्या मतलब। मैंने कहा मज़ा क्यों आता है बताए ना। भाई एक ही एक्टिविटी से हो सकता है आपको किसी और वजह से मज़ा आ रहा है, उसी एक्टिविटी से मुझे किसी और वजह से मज़ा आ रहा है, आपको मज़ा क्यों आ रहा है। तो उन्होंने कहा यार मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैंने कहा इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उन्होंने कहा क्या। मैंने कहा एक पॉसिबिलिटी है कि एक बंदे को मज़ा वाकई में जनरली इसलिए आ रहा हो कि वो जाता है और जब लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है तो उसके अंदर वाकई में सुकून महसूस करता है, जिसको वो मज़े का नाम दे रहा है। एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली पॉसिबिलिटी। मसला ये है, मसला है कि जब आप जाते हैं मस्जिद में मिसाल के तौर पे और जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं या आपको ये लेक्चर दे रहे हैं, तो आपको टेंशन मिल रही है, सही है, 100-200 बंदा आपको देख रहे हैं। अच्छा क्या आपको सिग्निफिकेंट फील हो रहा है कि भाई मेरी कोई वैल्यू है माशरे में। ठीक है, फिर जब आप लेक्चर एंड करते हैं और लोग आगे बोलते हैं यार वाह वाह मज़ा आ गया, हो सकता है इस वजह से मज़ा आ रहा हो। और अगर इस वजह से मज़ा आ रहा हो तो आप मुझे बताएं ये आपके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो वो टेंशन में पड़ गए, कह रहे यार ये तो मसला ख़राब हो गया, क्योंकि नीयत पे मसला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब वो इसी पॉइंट को अगर मैं थोड़ा और डीप जाके एक्सप्लेन करूँ तो एक हमने एक वो तो हदीस हमने कई बार सुनी है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। ठीक है, अमाल का दारोमदार नहीं, ये सबको समझे, हर एक को हदीस पता है, याद है। ठीक है, लेकिन एक होती है नीयत जो हम कॉन्शियसली अपने आप को एक दूसरे को बता रहे होते हैं, भाई इस नीयत से मैं काम कर रहा हूँ। एक होता है लाशऊरी लेवल पे कुछ डीप मोटिवेशंस होती हैं जो हमें मोटिवेट कर रही होती हैं वो काम करने के लिए। अगर उसमें मसला आ गया ना तो भाई फिर बड़ी ख़राबी है। और असल नीयत वही है। हाँ असल मैं आपको बता रहा हूँ ना कि दूसरी, अगर इसको आप दूसरी हदीस के साथ मिला के पढ़ें तो आपको मेरी बात शायद मैं सही से समझा पाऊँ होपफुली, कि वो आपने हदीस सुनी होगी सबसे पहले क़यामत के दिन कौन जन्नत में जाएगा। एक आलिम जाएगा, एक मुजाहिद जाएगा और एक सखी जाएगा। अच्छा उनसे जब वो कहेंगे भाई वो आलिम कहेगा मैं तो जो है वो मिसाल के तौर पे दीन की खिदमत कर रहा था और ये कर रहा था, और जो शहीद है कहेगा मैं तो मर गया, यानी या अल्लाह तेरे राह में लड़ते लड़ते मैंने जान दे दी। ठीक है, और सखी भी कहेगा अल्लाह ताला नहीं, तो मेरे लिए नहीं कर रहा था, तू अपने लिए कर रहा था। ठीक है, अभी हदीस भी बहुत से लोगों ने सुनी होगी, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अल्लाह ताला को आप धोखा नहीं दे सकते और अल्लाह ताला को आप झूठ भी नहीं बोल सकते। लेकिन वो बंदा फिर भी खड़ा हुआ ये कह रहा है कि अल्लाह तेरे लिए किया था, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसको खुद उस वक्त भी अवेयरनेस नहीं थी कि मैं किस लिए कर रहा था। आप सोचें अल्लाह के सामने आप खड़े हैं, कभी अल्लाह को झूठ बोलने का सोच सकते हैं, जबकि पता है कि अल्लाह को तो आपका दिल का हाल भी पता है। तो उससे मुझे एक हिंट मिली कि शायद उस वक्त भी उसको ये नहीं पता था कि मैं जो कर रहा हूँ बेसिकली अल्लाह के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी वो जो हाँ कि मुझे शोहरत मिल जाए, कोई मुझे जो है वो एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, वो जो बचपन में 0 to 7 के दरमियान मुझे माँ बाप से या किसी तवज्जो नहीं मिली ना भाई, वो मुझे मिल जाए। तो अगर तो आपकी नीयत ख़राब हो गई ना तो भाई आपका दुनिया भी गई और आखिरत भी की। अच्छा आखिरत का तो मैंने बता दिया, आपको दुनिया में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। अब फ़र्ज़ करें कि एक बंदा कह रहा है कि मुझे ना ऑनलाइन बिजनेस में धूम मचाना है और उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उस पर मेहनत कर रहा है। अच्छा उसकी अंडरलाइंग जो वैसे वो कह रहा है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, सोसाइटी की खिदमत करना चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन वो तो अंडरलाइंग जो मोटिवेशन है ना, डीपर मोटिवेशन, वो ये अगेन है कि लोग मुझे सिग्निफिकेंट, मुझे कि थोड़ा सा इज़्ज़त मुझे मिले, तवज्जो मिले। ठीक है, ये उसका चल रहा हो। अब होगा कि उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अच्छा लेट्स से उसने 1 साल मेहनत की और एक बिज़नेस को एक लेवल पे लेके आ गया। अचानक से कहीं और से उसको उससे भी ज़्यादा तवज्जो और मोहब्बत मिलना शुरू हो गई, एक और जगह से चाहिए उसको, उससे भी ज़्यादा। आपके ख्याल में अब उसकी मोटिवेशन रही उस काम करने की। ठीक है ना, अब वो हो सकता है दूसरी साइड वो यू विल फाइंड पीपल वो से यार पहले तो मुझे मज़ा आ रहा था, मज़ा क्यों नहीं आ रहा। तो अगर सेल्फ अवेयरनेस बंदे की नहीं है और वो कॉन्शियस लिविंग नहीं कर रहा तो वो ना कई जगह पे जाके मार खाएगा बंदा। अच्छा अब देखें वही मैंने बात की ना कि इनडायरेक्टली मैं आपको रोड मैपर बुक पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा सारा। अब वजी ने जो बात की ना वो हमारा आ जाता है ड्राइवर वाला। तीसरा, क्या आप फेम के लिए काम कर रहे हैं, क्या पेन के लिए कर रहे हैं, क्या सर्वाइवर के लिए कर रहे हैं, क्या गेन करने के लिए, क्या इम्पैक्ट के लिए, क्या रिलीजन के लिए, क्या फेथ के लिए। तो ये जब आपको क्लियर होगा उसके हिसाब से चीज़ें, जिस तरह मैं अपनी बात करूं तो जिस तरह हमारे माशरे में पैसे को बुरा समझा जाता है, तो मैं भी जब मैंने ये कैटेगरीज की और सारा कुछ रेटिंग हमने की तो मैं पैसे को ना अगेन नहीं काउंट करता था। तो फिर मुझे एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुई, यार जिसको आप वैल्यू नहीं करते वो आपके पास आएगा कैसे। हमारे अक्सर लोग यहाँ पे बैठे होंगे, आप में अक्सर लोग ऑनलाइन बिजनेस का, जिस तरह मेरा बैकग्राउंड और ये पॉडकास्ट भी हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेके चलें, पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन एडमिट नहीं करते। जब आप एडमिट नहीं करोगे तो वो चीज़ अटेनेबल भी नहीं होगी सारी चीज़। तो मैंने अपनी हायरार्की और चीज़ें बनाई, तो जिस तरह रिलीजन का एक डिफरेंट पॉइंट्स, उसमें पैसे के पॉइंट। तो अब जब हम काम करते हैं
हाँ यार ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल पैसा भी चाहिए क्योंकि हम इसको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करेंगे जो आपकी नीड्स को फुलफिल करेगा। अच्छा, हम पहुंच गए जनाब के, बड़ी डीप बातें चली गई और बहुत सी चीज़ों को कनेक्ट आपको इंशाल्लाह ताला हो रही होंगी। ये तो हमने बात कर ली कि जनाब अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने माइंड को किया, अपनी सोच को किया, सोल को किया, सारी चीज़ों को किया। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, और अगर मैं ये रिलेशनशिप में जा रहा हूँ और ये हमारे इन्वायरमेंट से कनेक्ट होता है, वो ये है कि मैं तो शायद सही हूँ या मैं थोड़ा सा विजन ब्रॉड हो गया, लर्निंग कर ली है, लेकिन मेरी जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट है ना वो नेगेटिव है। फिर उसमें कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जिनको मैं छोड़ नहीं सकता, सही है, जो कि मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो एक बंदा, और ख़ासतौर पर बिजनेस के अंदर भी ऐसा होता है कि आपको कल्चर ऐसा मिल जाता है, पार्टनर्स ऐसे मिल जाते हैं, टीम ऐसी मिल जाती है, फैमिलीज़ के अंदर ऐसे हो जाता है, रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो जो नेगेटिव इन्वायरमेंट में है उसमें ये बंदा कैसे सरवाइव करे? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें भी ज़रा एनवायरनमेंट में 2-3 चीज़ें आती हैं ना, कि लोग और जगह, मिसाल के तौर पे, ठीक है। अच्छा, लोगों के बारे में हम ये कहते हैं कि स्पेशली जो हमारा एक प्रोग्राम होता है लाइफ मास्टरी का, जिसमें हम ओवरऑल इंसान की लाइफ को एवेलुएट करते हैं, उसको ऑडिट करते हैं, उसके पास के मामला को क्लियर करते हैं और फिर उसको फ्यूचर डायरेक्शन में हेल्प करते हैं। जी जनाब, तो रोड मैपर बुक आपने पढ़ ली है या ऑडियो बुक सुन ली है या वीडियो बुक की जो सीरीज़ है उसको वॉच कर ली है, फिर भी कुछ सवाल आते हैं, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, फिर भी नॉट एबल टू टेक द राइट स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल और नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द रोड मैप प्रॉपरली, सिंपली विजिट roadmapper.com/consultation। वहाँ पे कंसल्टेशन कॉल बुक करें और मैं आपके साथ बैठूंगा, 1-to-1 बैठूंगा और आपको रोड मैप के ड्राफ्ट को और आपके रोड मैप को ट्वीक करने में, उसको ऑडिट करने में, उसको इम्प्रूव करने में आपकी इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट करूँगा। अब चलते हैं वापस पॉडकास्ट की तरफ। तो उसमें हमारा एक प्रोसेस होता है, जब ऑडिट कर रहे होते हैं ना किसी भी लाइफ का, तो हम उसे कहते हैं अच्छा अपने ना सोशल सर्कल का 360 ऑडिट करो, यानी कि उसमें देखो कि कौन लोग क्या है। और सबसे पहले ये देखो, स्टार्ट यहाँ से करो कि जिन लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, क्या मेरी और उनका पर्पस ऑफ लाइफ सेम है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जिसके साथ बैठ रहा हूँ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है अल्लाह की बंदगी, और मेरी दोस्त का या मेरे कोलीग्स का है कि मुझे तो पैसा कमाना, शोहरत हासिल करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। और जैसे आपने भी, हम जब पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। ठीक है, इंसान जिस तरह की किसी कंपनी होती है, जिस तरह के लोगों में उठता बैठता है, वो भी वैसे ही होता है। और इसमें हदीस भी है कि इंसान जो है अपने दोस्त के दीन पे होता है। ठीक है, तो अगर मेरी तो आइडियोलॉजिकल लेवल पे ही अलाइनमेंट नहीं है, तो मतलब वहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, हो गया, सही है, ठीक है, मतलब वहीं से स्टार्ट हो गया। तो आप क्या करें, देखें जो मैं जिस तरह का बनना चाह रहा हूँ, या जो मेरी जर्नी है, जो मेरा विजन है, मेरा पर्पस है, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, क्या उनका भी सेम है मामला या डिफरेंट मामला है? ठीक है, अच्छा, अगर तो डिफरेंट मामला है तो उसमें फर्दर 2 सब कैटेगरीज हैं। एक वो रिलेशन है जिनको आप छोड़ नहीं सकते, जैसे आपका भाई है, बहन है, जो आप ऑप्शन ही नहीं है कि उनको अबेंडन कर सकें। एक वो हैं जो रिप्लेसेबल हैं, जैसे मेरे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, वगैरह वगैरह। तो इन पे अगेन आपकी अलग अलग अप्रोचेज़ होंगी। अगर तो आपके दोस्त यार हैं और आप चाहते हैं कि उनको ना छोड़ें, तो आप ज़रा उनके साथ मेहनत करेंगे, उनसे ताल्लुक कायम, पहले तो ताल्लुक अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर उनको आप कन्विंस करेंगे। अच्छा जी, कोई बुक पकड़ा दी, आपकी बुक पकड़ा दी, कोई और बुक पकड़ा दी, उनका थोड़ा सा माइंड सेट शिफ्ट करने की कोशिश की, और उसके लिए अपने आप को टाइम लाइन दे दें कि भाई मिसाल के तौर पे 3 महीने, 4 महीने, इससे ज़्यादा मैं लाइफ लॉन्ग को नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो आपने अपनी बेस्ट कोशिश कर ली, होपफुली अगर आपने सही तरीके से, अच्छी नीयत से किया, तो कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर सब कुछ करने के बावजूद खुदा ना खास्ता इम्पैक्ट नहीं आ रहा, देन यू हैव अ चॉइस टू चेंज योर कंपनी, और आप उन लोगों में ही उठे बैठे हैं जो आपके आइडियोलॉजी से, आपके पर्पस से, आपके विजन के, आपके गोल में आपको हेल्प कर सकते हैं, या सिमिलर जर्नी पे वो साथ चल रहे हैं। ठीक है, और उसमें कहीं पे ऐसी कोई मजबूरी आ रही है कि जहाँ पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो जिस तरह बॉडी को डिटॉक्स करते हैं ना तो अपने माइंड को भी, अपने थॉट प्रोसेस को भी डिटॉक्स करने के लिए क्या करें कि अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ आधा घंटा गुजारा है, तो फिर किसी ऐसे बंदे जो अलाइंड है उसके साथ आप 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन गुजारें, ताकि अगर कोई नेगेटिविटी आई भी थी ना तो वो फ्लश आउट हो जाए। और सही, और एक और चीज़ भी है, थोड़ा सा इसको कनेक्ट करता हूँ, मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैं जब ऑनलाइन काम करता था, और ये बात कर रहा हूँ 2005-6 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे तो लैपटॉप्स का भी इतना नहीं था, और ऑनलाइन काम करते थे, कार्ड के ज़माने में टिन चलती थी, नेट लगा लिया तो घर वालों का फ़ोन बिजी हो जाता था, सही है। तो मुझे कन्फ्लिक्ट आता था घर से कि यार टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं उस टाइम पे कहता था, वही जो 20s की एज है समथिंग थे, कि यार आपको नहीं पता मैं तो दुनिया में क्या कर लूँगा, क्योंकि मैं एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट देख रहा था ऑनलाइन का, घर वालों का, फैमिली का एक था, तो वो क्लैश होता था और ना आर्गूमेंट्स बनते थे। और जाहिर सी बात है, जब आपके कोई ऐसा बंदा है जो आपसे पावर में भी, रुतबे में भी, सारी चीज़ों में बड़ा, और आप उसके अंडर हैं, तो यू हैव टू लिसन दैट पार्ट, अल्टीमेटली यही होता था।
तो फिर एक टाइम के बाद मुझे रियलाइजेशन हुई, वो ये हुआ कि वो जो चाहते थे ना, मैंने वो काम स्टार्ट शुरू कर दिया। ठीक है। और उससे हुआ क्या कि मुझे स्पेस मिलना शुरू हो गई अपने काम की। हम्म। तो पहली ये चीज़ है कि अगर आप भी ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ पे यू कैन नॉट चेंज द इन्वायरमेंट, तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जब आप अडॉप्ट करेंगे तो जो वो घर वाले हैं, जो भी प्रेशर है, उसको जिस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं हैंडल करें। अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो फिर आपको स्पेस मिलेगी। सही है कि यार अच्छा यार चलो अब ये काम अपना कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, चलो ठीक है करने तो वो। और जब मुझे वो स्पेस मिलना शुरू हुई तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो अपनों की दिल पे लगती है। ये तो सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो वो दिल पे वो जाहिर सी बात है, जब हिट ना होना शुरू हुई तो आपको मुझे स्पेस मिलना शुरू हो गई। ठीक है। स्पेस मिलना शुरू हो गई और फिर आहिस्ता से मैं काम करना शुरू हो गया। और दूसरी एक और बात ये है कि अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, या जिस तरह आप लर्निंग कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आपका जो विजन है, आपने जो देखा पर्सपेक्टिव जो आप बात करते हैं अपनी ट्रेनिंग का, वो आपने देखा है, वो दूसरे ने नहीं देखा। या तो उसको दिखाएं, वो बुक्स रीड आउट करवाएं, वो कंटेंट दिखाएं, वो चीज़ें दिखाएं, ताकि वो भी उस एंगल से। एक और चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ, वो बंदा जो आपकी बात सुनना नहीं चाहता ना, आप उसको बात समझा नहीं सकते। और अक्सर क्या होता है, वही देखें ना, अगर पेरेंट्स एक बात कर रहे हो, वही बात नहीं सुनेगा, लेकिन वही दोस्त बात करे तो सुन लेगा। चेंज क्या हो रहा है? चेंज ये हो रहा है कि वो दोस्त की बात सुनना चाहता है, पेरेंट्स की बात सुनना नहीं चाहता। तो पहला एलिमेंट यही है कि अंडरस्टैंड करें कि एनवायरनमेंट में कौन किस तरीके से है। कुछ रिलेशनशिप आप चेंज नहीं कर सकते, वही बात आपने की कि टाइम कम कर लें। फ्रेंड का सर्कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और जिसमें ना अगेन मुझे बिजनेस और ये जो है ना रिलीजन के करीब वो मेरी वाइब कनेक्ट हो रही। वो क्या है, और मुझे सीखने का मौका मिला, वो ये मिला कि हम ये कहते हैं, अक्सर ये थॉट आती है, यार मैं अगर ये काम कर लूँगा ना तो मेरे दोस्त छूट जाएंगे या कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और सारी चीज़ों में आपकी ग्रोथ की पहली जो है ना निशानी, वो यही होगी कि आपके दोस्त छूटना शुरू होंगे और आपके नए दोस्त मिलेंगे आपकी नई जर्नी में, आपको आगे हाथ पकड़ने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है जो समझना ज़रूरी है। मेरी जर्नी में ये रहा कि वो जब दोस्तों से मैं निकला, ठीक है, और जो कि मुश्किल काम था, लेकिन उससे पहले वो दोस्त बनाए और सर्कल में गया, जो आपने बात भी की है जिम रोन वाली भी, कि जिन्होंने हाथ पुल किया, जिन्होंने डायरेक्शन दी, तो वो फिर एक ग्रोथ भी हुई। और वो कहा भी ये जाता है कि जितना आप ऊपर टॉप पे जाएंगे सक्सेस में, लर्निंग में, अप्रोच में, वहाँ पे अकेलापन होना शुरू होगा और कम ही लोग मिलेंगे। जो आप भी बात करते हैं, मैं चाहूँगा कि कनेक्ट करूँ वापस इसको लेके आएँ। जो आप ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कोचिंग आप कर रहे हैं, जो मास्टरमाइंड भी कर रहे हैं, कि एक एनवायरनमेंट वो दे रहे हैं उन सपोर्टिव लोगों में कि जो खुद भी ग्रोथ करना चाह रहे हैं, एक्सपेंड भी करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक्सप्लेन व्हाट आर द ट्रेनिंग्स यू आर डूइंग, किस तरह की हैं, क्या हेल्पफुल होता है। और ठीक है, तो एक तो पिछली बात से आपकी चीज़ कनेक्ट करूँगा, फिर इस पे मैं आता हूँ। एक तो जो आपने बात की ना कि ज़रा एनवायरनमेंट में आपको केयरफुली देखना पड़ेगा कि आपने अडाप्ट करना है। जैसे आपने कहा कि अपनी सिचुएशन में आपको इस तरह से स्पेस मिल गई, राइट। तो हर इंसान इस हिसाब से देख सकता है कि मैंने हर उसकी क्या स्ट्रैटेजी बनानी। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके ओवरऑल मकसद को ज़रूरत पड़े। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे जो करंट स्कूलिंग सिस्टम है उस पर मैं मुतमईन नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो इंसान की या बच्चे की भलाई के लिए नहीं बना, वो एक किसी और की भलाई के लिए बना है, कि जो ना मार्केट को खास किस्म के रिसोर्सेज चाहिए, उस हिसाब से लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैं होम स्कूलिंग करता हूँ अपने बच्चों की। अच्छा, होम स्कूलिंग जब करते हैं तो आपको सोशल प्रेशर आता है। ठीक है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रेशर ही आपको मिलता है घर से मिलता है। जो मिला भाई ये कैसे हो गया, क्योंकि आपने माशरे के डगर से हट के कुछ कर रहे हैं, और माशरे की डगर के हट के जब करेंगे ना, दैट्स एन इंडिकेशन कि हो सकता है कि सही काम कर रहे हैं। ठीक है ना। ये भी मैं आपको चले ये ज़रा हर बार हर चीज़ पे अप्लाई नहीं होता है रूल, लेकिन जनरली अगर सारा माशरा जो कर रहे हैं आप भी वो कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, मार्क ट्वेन एक ऑथर है, वो उसका एक बड़ा मशहूर कोट है कि इफ़ यू आर डूइंग व्हाट द मेजॉरिटी इज़ डूइंग, शुड पॉज एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, और उस पर लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेजॉरिटी गलत कर रही है। मैं कहता हूँ सिंपल, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने इर्द गिर्द माशरे में देख लें, कितने लोग हैं 100 में से जो अपनी हेल्थ का बेहतरीन ख्याल रख रहे हैं, कितने लोग हैं जो 100 में से जो सारी इबादत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, कितने जो लोग हैं जिनके अखलाक बेहतरीन है और वो एक ज़िम्मेदार इंसान के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो विल फाइंड आउट कि 100 में से 10 होंगे, 5 होंगे, 20 होंगे, दे आर ऑलवेज इन माइनॉरिटी। ठीक है, तो आपने उनको पिक करना है। ठीक है, तो इफ़ यू आर फॉलोइंग ट्रेंड्स एंड इफ़ यू आर डूइंग व्हाट द रेस्ट आर डूइंग, फिर इट कुड बी अ सिम्पटम ऑफ अ प्रॉब्लम। पहले तो एक बात ज़िमनी तौर पे ये भी साथ आ गई। ठीक है, तो दूसरी जो उसमें चीज़ है वो ये है कि आप एनवायरनमेंट में आपने यानी कि
प्रेशर अगर आ भी रहा है तो आपने देखना है कि किस हद तक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेक श्योर कि कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर भी रहे हैं तो उससे आपका ओवरऑल मकसद जो है वो फौत ना हो जाए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी जो आपने बात की ट्रेनिंग्स के वाले से, उसमें मैं आपको थोड़ा सा अपना एक अपनी जर्नी भी बताता हूँ उसमें इसका आपके सवाल का भी जवाब आ जाएगा। वो ये कि जब 2017 में आप कह लें कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं इस फील्ड में आया कि चलिए ट्रेनिंग कोचिंग करनी है, कंसल्टिंग करनी है, इस बहाने से लोगों को मीनिंगफुल लाइफ की तरफ लेके आना है, तो हमने क्या किया कि एक दिन के वर्कशॉप से स्टार्ट किया। वीकेंड पे लोगों को बुलाया, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उनको ज़रा कॉन्सेप्ट समझाया कि मीनिंगफुल लाइफ होती क्या है, क्यों ज़रूरी है, वगैरह वगैरह, और उनको हेल्प की। लेकिन जैसे जैसे हम करते गए ना, तो हमें 2 रियलाइजेशन हुई। एक रियलाइजेशन ये हुई कि एक काम तो होता है कि गोल सेट करना, लेकिन दूसरा काम होता है उस विजन को अचीव भी करना है। ठीक है, लोगों को दोनों चीज़ों में हेल्प चाहिए कि अच्छा मेरे लिए सही विजन क्या है, मेरा सही पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या होने चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। लेकिन अक्सर मसला कब आता है, जब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं। तो मैंने नोट किया कि लोगों को सीरियस चैलेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कोई विजनिंग की ट्रेनिंग कोई और भी करवा रहा है, या टाइम मैनेजमेंट, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो जिनका ताल्लुक गोल सेटिंग के अराउंड होता है। मैंने नोट किया काफ़ी लोग हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही सेम ट्रेनिंग बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों कर रहे हैं वही सेम रिपीट? उन्हें क्या होता है कि हम सीखते हैं यहाँ से, लेकिन जब जाते हैं कुछ दिन बाद तो मोटिवेशन नहीं रहती, या जो आपने एनवायरनमेंट की बात की, इर्द गिर्द कोई कर ही नहीं रहा, तो हम जो है वो चीज़ लूज़ हो जाती है, मिस हो जाती है। दूसरा मसला हमने क्या नोट किया कि एक बंदे ने बेहतरीन विजन सेट कर लिया जो उसके लिए लेट से बिल्कुल सही था, ठीक है, तो लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस के मसाइल हैं, उसके बिहेवियरल इशूज़ हैं, ठीक है, उसकी आदत ख़राब है, गलत पैटर्न्स बने हुए हैं, तो वो सारे रोड ब्लॉक्स हैं। फिर क्या होगा कि अगर वो उनको एड्रेस नहीं करेगा तो वो विजन बस खाली कंप्यूटर पे कहीं पे सेव होगा, किसी कागज़ पे लिखा होगा, वो अचीव नहीं होगा। तो दिस इज़ व्हाट ब्रॉट अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, टाइमलाइन थेरेपी, हिप्नोथेरेपी एंड कोचिंग, ताकि लोगों को इन चीज़ों में हेल्प कर सकें और अपने साथ कनेक्ट करें जर्नी की सूरत में, ताकि उन मसाइल को जो भी रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं उनको उनको सॉल्व कर सकें, आगे बढ़ सकें। दूसरी जो उसमें रियलाइजेशन हुई, जो इसका मैं ज़रूर में जिक्र किया था, कि कई बार क्या होता है, स्पेशली जो गोल सेटिंग की ट्रेनिंग्स होती हैं पाकिस्तान में भी, विजन सेटिंग की, वो डायरेक्ट गोल सेटिंग से बात स्टार्ट करते हैं कि अच्छा आए जी, आप बताएं आपका हेल्थ का क्या विजन है, तो फलाना का क्या विजन है। पहले तो ये देखना है कि भाई आप विजन सही बेस पे सेट कर भी रहे, नहीं करे, फाउंडेशन सही है भी या नहीं है आपकी। अगर आपके इमोशनल इश्यूज़ हैं, आपके ट्रॉमाज हैं, और आप उसकी बेस पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अपने माजी के ग़ुलाम हैं आप। अनकॉन्शियस लिविंग में क्या होता है कि इंसान को पता भी नहीं होता कि अपने माजी का ग़ुलाम है, उसका माजी है, उसका हाल और मुस्तकबिल डिक्टेट कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि बचपन में किराए का घर नहीं था, उस वजह से एक बार हम जलील हुए थे, तो अब मेरी ज़िंदगी का सारा एफर्ट किस चीज़ पे कि घर बनाना है अपना। अब वो सोच नहीं रहा कि ज़िंदगी का यही सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन है या जब तक मैं घर बनाऊंगा सब तो मेरे मरने की उम्र आ जाएगी, बच्चों ने वैसे ही बेच के डिवाइड कर लेना, तो फायदा क्या हुआ इसका। और हो सकता है अगर वो वहाँ पे रियलाइजेशन हो जाए, जो वो काम करने जाए उसके आगे, उसकी वजह से वो सारी चीज़ें अचीव हो जाए जो करना चाह रहा है। बिल्कुल ऐसी है। तो हमें दूसरा समझ में आया कि अच्छा जी, पहले यानी कि बात फिर कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, वही सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं लोगों की, लोग अपने आप को बेहतरीन तरह से जान लें कि इनसाइड वर्ल्ड में क्या चल रहा है, मुझे क्या चीज़ मोटिवेट करी है जो मैं लाइफ में कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और फिर वाकई में वो सही फाउंडेशन भी है या गलत है, उसके पीछे रीज़न सही है या गलत है, वो चीज़ फिक्स होगी। इमोशनल इशूज़ हैं वो फिक्स होंगे, ट्रॉमास फिक्स होंगे, फिर हम बात करेंगे अच्छा बताओ ऑडिट करेंगे लाइफ का करना क्या है, फिर हम गोल सेटिंग करेंगे। तो उस हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हैं। बिहेवियरल चेंज की जब बात आती है, माइंड सेट, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, तो उसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, वो विच इज़ अबाउट बिहेवियरल चेंज एंड अचीविंग एक्सेलेंस, कि इंसान किस तरह बड़े ही कम वक्त में, अच्छा बहुत सारे मोडालिटीज़ थे, इंटरवेंशंस थे, इसको हमने इसलिए पिक किया कि एक तो उसको समझना बड़ा आसान है और इसके रिजल्ट्स बड़े क्विक हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नहीं सैकड़ों या दर्जनों ऐसी केस स्टडीज़ हैं जिसमें लोग थे कि जी मेरे 40 साल पुराना मसला था, मेरे अंदर डर था, हाइट का फोबिया है मिसाल के तौर पे, जिन्हें 15 मिनट का उसके साथ इंटरवेंशन की, इसका मसला फॉर एवर रूट कॉज फाइंड आउट करके उसका तरीका फ़ौरन उसको हल किया। ठीक है, मुझे जो है कॉन्फिडेंस का मसला था, मुझे ये इशू है, बिहेवियरल चेंज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा ही होता है कि बड़ी जल्दी रिजल्ट आया। सेम फॉर हिप्नोथेरेपी, स्टूडेंट पेरेंट्स आ रहे हैं कि जी वो बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा या उसकी ये मसाइल हैं, 7 दिन का हिप्नोसिस का सेशन किया, वही बच्चा जो है वो फर्स्ट आने लग गया। अच्छा, इसको कनेक्ट करते हैं, बड़ा पावरफुल रहेगा ये आपके लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। अक्सर लोगों के लिए चीज़ हजम करना मुश्किल है कि भाई 15 मिनट में 20 मिनट में हो जाता है। ठीक है, आपके फ्री कोर्सेज और फ्री चीज़ें भी मौजूद हैं और रिसोर्सेज भी हैं, तो मैं ये चाहूँगा अगर आप कनेक्ट इनसे कर सकें कि वेयर दे कैन फाइंड योर फ्री रिसोर्सेज, कि बजी की बात को छोड़ देते हैं। ठीक है, आप जाएं, इनका सेशन देखें, फलां चीज़ें देखें, और जाहिर सी बात आप मैंने आपके कुछ सेशन वगैरह देखे, उसमें काफ़ी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है कि अगर वो बंदा देख के उसको थोड़ा बहुत भी इंप्लीमेंट करे तो उसको नज़र आ जाता है कि भाई अगर मैं डीप चला जाऊँगा ट्रेनिंग में तो मुझे कितना फ़ायदा होगा। तो वो ज़रा कनेक्ट करें, वो कहाँ पर देख सकते हैं? तो बेसिकली हमारा जो पेज है, फेसबुक का पेज है, वजहुद्दीन के नाम से ही पेज है, वहाँ पे भी हम चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, वेबिनार्स हैं, यूट्यूब का भी लिंक वगैरह शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे भी वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग है, जो फ्री हमारे रिसोर्सेज हैं।
तो उससे फिर हमारी वेबसाइट है wajiuddin.com, सही। WAJEEHUDDIN, वहाँ से इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं। तो हम वक्तन फ़वक्तन फ्री सेशन, अभी रिसेंटली भी कुछ दिनों पहले ग्रुप कोचिंग सेशन हमने किया था, वो पता नहीं कितने लोगों का 100+ शायद अटेंडेंस। वो भी था उसमें, वो साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट कोचेस के लिए था, प्लस उसके बाद हमने ग्रुप कोचिंग सेशंस भी किए। तो आगे भी इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, तो हमसे कनेक्टेड रहेंगे तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती रहेंगी। सही है। अच्छा, मैं वो बात चल रही थी ना इस पॉडकास्ट में, क्या मेरा पॉडकास्ट को करने का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न था। वो रीज़न ये था कि जब मैं अपने सर्कल में देखता हूँ डिफरेंट लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट मैं चाहता था कि ऐसा पॉडकास्ट मैं करूँ जिसमें एक तो अपने सर्कल के लोगों को लेके आऊँ, सीखूँ भी, लर्निंग भी। दूसरा है एक ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकूँ जहाँ पे जिन चीज़ों को, जिन लोगों को एडमायर करता हूँ ना, उनको अपने थ्रू मैसेज तक पहुँचने का एक्सेस दूँ। ठीक है, मतलब यूँ समझ लें कि अपने दोस्तों को प्रमोशन या व्हाटएवर जिस तरीके से भी मुझे फील होता है उनको हेल्प आउट करूँ। ठीक है। तो एक ये रीज़न भी था पॉडकास्ट का कि चलो अपनी मदद तो होगी, लेकिन अगर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन वजी की है, और उसका रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि माइट भी पॉसिबल है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो वजी के थ्रू पहले सॉर्ट आउट हो, जो कि हेल्थ से रेलिवेंट है, माइंड सेट रेलिवेंट है, और फिर हो सकता है आप बिजनेस कोचिंग में मेरे पास आ जाएं। ठीक है, मेरी तरफ से हेल्प आउट हो, वजी के पास चले जाएं। और ये एलिमेंट आता है कोलैबोरेशन से, कि जब सीखा और मारेगा के सीखा कि जब आप दूसरे को लेते हैं ना कंपिटिटर, तो फिर आप रोक के ले जाते हैं, फिर आप सब कुछ, सारे आइडिया, सारी चीज़ें रोक लेते हैं। लेकिन जब कोलैबोरेशन पे आते हैं तो आपकी भी ग्रोथ 10x होती है, दूसरे की भी ग्रोथ होती है, और कम्युनिटी का भी फायदा होता है। तो एक ये भी रीज़न था। आई होप कि आपको अच्छे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, वजह से मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। और अगेन हमारी डिस्कशन तो बहुत लंबी चलती ही रहेगी और काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं। इन द एंड कोई ऐसी चीज़ें जो रह गई हों, कुछ और चीज़ें आप कनेक्ट करना चाहें तो ज़रूर मैं चाहूँगा उसको शेयर करें। बस जी वही बात है कि अगेन सबसे पहले रिक्वेस्ट वही है कि अपनी जो ज़िंदगी के फाउंडेशनल सवालात हैं वहाँ से अपनी जर्नी का स्टार्ट करें। मैं दुनिया में आया हूँ तो क्यों आया हूँ, मेरे नज़रियात क्या है, मैं मरने से पहले क्या अचीव करना चाहता हूँ। क्या मेरे लिए सक्सेस ये है कि मरने से पहले मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ? क्या मरने से पहले सक्सेस ये है कि बैरिया टाउन में 4 बंगले हों? क्या मरने से पहले सक्सेस है कि मेरे पास 25 करोड़ मेरे फॉलोअर्स हों? व्हाट इज़ दैट फॉर यू ना? और वो दैट शुड, जितना सॉलिड फाउंडेशन होगा, जितनी आपकी करेक्ट आइडियोलॉजी होगी, उतना ही फिर आपकी ज़िंदगी की मजबूत बुनियादों पे खड़ी होगी और उस हिसाब से आप ग्रो कर पाएंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि सेल्फ अवेयरनेस पे काम करें। मैं यकीन करें आपके नहीं, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, अगर कोई मुझे पॉडकास्ट पे इनवाइट कर रहा है या मुलाकातों में, हर जगह जात की बात कर रहा हूँ सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियस लिविंग। क्योंकि मेरी फैम के मुताबिक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ हज़ार दूसरे मसले जो हम माशरे में आजकल देख रहे हैं। तो इस पर काम करें। और ये जो मेंटेलिटी है ना, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि आप कहीं से पूछें कि आपकी तालीम कितनी है, तो लोग कहते हैं 16 साल तालीम है, 14 साल तालीम है। अजीब बात है भाई, इंसान जब से पैदा हुआ माँ के पेट से लेके खबर तक तालीम है। तो कोई मुझसे पूछे कितनी तालीम है, बोलूँ जितनी मेरी उम्र है उतनी मेरी तालीम है। यूर ऑलवेज लर्निंग ना, तो ये लर्निंग का प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें, मैं यकीन करें कि क्योंकि मेरी फील्ड भी है हालांकि ट्रेनिंग, हम कॉन्स्टेंटली पढ़ाना, इससे हमारा ताल्लुक़ रहता है। अभी भी इस एज में भी जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि ये जो चीज़ मैं समझ रहा था ये बिल्कुल गलत थी। ठीक है, या मैंने आगे भी 2 लोगों को बता दिया गलत थी, फिर मैं उनको जाके करेक्ट करूँ। ठीक है, तो लर्निंग का आपका, और वो जब भी आएगी जब ह्यूमिलिटी होगी आपके अंदर लर्निंग का पार्ट होगा। ये बड़ी अच्छी बात की है। और अगेन मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा मैं एम्फसाइज कर लें, इनका फ़ायदा हो जाएगा। मेरा भी इसमें एक्सपीरियंस ये रहा। और ना, जब आपको ये रियलाइजेशन होती है ना, कुछ चीज़ काम आपने किए जिसको उस टाइम पे आप समझते थे कि बहुत सही है, राइट ट्रैक पे हैं, लेकिन बाद में आपके एक्सपीरियंस से पता चला यार आप गलत थे या चीज़ें थी, तो जब रियलाइजेशन हो जाए तब एडमिट कर लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द पीपल एडमिट नहीं करते, अपनी ईगो में आ जाते हैं, और फिर वहाँ से उनकी ग्रोथ, सारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो व्हेन यू रियलाइज कि जो पास में किया था, और चाहे आप उस टाइम पे सही थे उस पॉइंट से, आपका जो भी पर्सपेक्टिव था, लेकिन अब आज आपको पता चला मैं गलत था, एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। एडमिट करेंगे तो आप चेंज करेंगे, चेंज करेंगे तो फिर आपकी ग्रोथ होगी। और वही जो आपने बात की ना, जब सेल्फ अवेयरनेस में आ जाते हैं सारी चीज़ें में, तो आप अपनी ईगो को भी नीचे ले जाते हैं। ठीक है, और मतलब मैं अपना जिक्र करूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें हम पास में की जो हम समझते थे कि यार ये सही है, राइट पाते, लोगों को भी गाइड किया, लेकिन जब आगे गए तो रियलाइजेशन हुई कि नहीं यार, इसमें तो ये भी प्रॉब्लम्स है, ये भी चैलेंजेस है। तो जब आप एडमिट करते हैं, और इंसान ना सब दुनिया से सबसे झूठ बोले तो अपने आप से नहीं बोल सकता, तो वहाँ से चेंज होता है। तो अगेन वजी बड़ा मज़ा आया, और अभी भी मेरे अंदर ना बड़ी ड्राइव चल रही है, बहुत से सवाल चल रहे हैं। आई होप कि इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट भी वजी को ज़रूर इनवाइट करेंगे। आई होप आपके फीडबैक भी बताएगी क्या कैसा रहा सेशन, क्या कुछ आपने सीखा, और शेयर भी कीजिएगा। वजी के लिंक्स वगैरह मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर कर दूँगा ताकि आप वजी से कनेक्ट हों, और आई होप कि आज के सेशन से आपको फ़ायदा होगा। अगेन वजी थैंक यू, इंशाल्लाह फिर आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि शेयर कर सकते, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी।